हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तल्ला, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए सर, स्वागत है आपका वीजी स्टडी हब में। और हम डे 2 पे हैं, ठीक है। रेशियो एनालिसिस के प्रैक्टिकल एमसीक्यूज आज हम पढ़ने वाले हैं सर। और आई होप कल आपने फॉर्मूलेज मेरे साथ साथ पढ़ लिए होंगे, ठीक है, या अभी तक मेरा वो लास्ट वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा है तो सर पहले वो देख लीजिए। ये फॉर्मूलेज पढ़ेंगे तो ही यहाँ प्रैक्टिकल एमसीक्यू आपको जमेंगे। या अगर आपको लगता है कि फॉर्मूले आपको आते हैं, आपको याद हैं, समझे हुए हैं, तो आप डायरेक्टली ये पार्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो आ जाइए, फटाफट लाइव आ जाइए सर। तो ये पार्ट में बहुत मज़ा आने वाला है सर, क्योंकि आपकी गलतियां मैं गिनवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। गलतियां बताऊंगा, सारे एक्सीडेंट स्पॉट्स जो होते हैं सर वो बताऊंगा। कहाँ कहाँ आप क्या क्या मिस्टेक्स करते हो, क्या क्या सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, कहाँ कहाँ आपको कुछ बारीकियाँ पता नहीं होती और इस वजह से आपकी गलतियाँ हो जाती हैं, तो वो सब हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैलकुलेटर कैसे चलाते हैं, कैलकुलेटर के टिप्स ट्रिक्स कह लीजिए, हमारे लिए तो नॉर्मल बात है, उसको आप टिप ट्रिक कहते हैं तो अच्छी बात है, हमारे लिए नॉर्मल ही है, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं, m प्लस m माइनस जी टी, सब इतने ही हैं। तो ये सब आप टिप्स ट्रिक्स सुन के खुश हो जाते हैं तो अच्छी बात है, वही सब है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेशन करने हैं, क्या करना है, कम से कम स्टेप्स में कैसे आंसर करना है, जगह जगह पे जहाँ होगा मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं बताते चलूँ, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि मैंने लास्ट पार्ट में कहा था, पहले हम फटाफट फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे कि फॉर्मूलेज अगर आपको रिकॉल नहीं हुए तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए, पहले फटाफट 10 मिनट में मैं आपको फॉर्मूलेज रिवाइज कराता हूँ, ठीक है। तो स्क्रीन पे मैंने इसलिए पूरा चार्ट दिया हुआ है आपको, ठीक है। पहला क्या था सर, फाइनेंशियल रेशियो का कैटेगरी था, उसमें हमने लिक्विडिटी पढ़ा था, लिक्विडिटी रेशियोज, उसमें हमने पहले पढ़ा था करंट रेशियो, ठीक है। करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला था सर, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। और उसका नॉर्मल आइडियल रेशियो क्या होता है, 2:1। और अगर बैंक आपको इवेल्युएट कर रही है तो 1.33:1, ठीक है, ये उसका आइडियल रेशियो होता है। करंट एसेट्स में हम क्या क्या लेते हैं सर, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, ये सब आता है। और करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब आता है, ठीक है। फिर आता है सर सेकंड, लिक्विड रेशो या एसेट टेस्ट रेशो या क्विक रेशो, ठीक है। इसके दो फॉर्मूले हैं, मैंने बताया था आपको, डेटा के हिसाब से आपको यूज करना है। पहला फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, ये ज्यादा एक्सेप्टेबल होता है, क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो क्विक एसेट में क्या आता है, दो एसेट्स आपको करंट एसेट में से माइनस करने हैं, वो है स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको माइनस करना है, जो दिया हो। स्टॉक तो दिया ही रहेगा अलग से, अगर क्विक एसेट का क्वेश्चन है, काफी बार प्रीपेड एक्सपेंस दिया होता है, काफी बार नहीं भी दिया होता है, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला है क्विक एसेट अपॉन क्विक लाइबिलिटी। क्विक लाइबिलिटी कैसे निकालते हैं सर, करंट लाइबिलिटी में से आप बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक की सीसी जो होती है वो माइनस कर लीजिए तो आपका क्विक लाइबिलिटी आ जाएगा। तो ये भी डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट या सीसी दिया है कि नहीं है। दिया है तो आपको माइनस करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। दिया ही नहीं है तो आप करंट लाइबिलिटी लेके निकाल सकते हो। और इसका आइडियल रेशियो क्या था सर, 1:1, ठीक है। फिर था डेट इक्विटी रेशियो, नाम में ही फॉर्मूला है। काफी बच्चे हुए मुझसे कहते हैं सर फॉर्मूले याद नहीं होते। अरे भाई 70-80% फॉर्मूले तो नाम में ही है या उसके लॉजिक में है, तो आपको क्या मेहनत करनी है, मुझे नहीं समझा। अभी काफी सारे मैंने टर्नओवर रेशियोज के भी आपको बताए थे। टर्नओवर रेशियोज में सिंपल फॉर्मूला है सर, न्यूमरेटर में टर्नओवर यानी सेल या उसका वेरिएंट है और डिवाइड करना है उसके नाम से। डेटर टर्नओवर है तो डिनोमिनेटर एवरेज डेटर आएगा। तो इसमें याद क्या रखना है, सब सिंपल है। काफी सारे 70-80% फॉर्मूले आपके नाम से या लॉजिक से ही आपको रिकॉल हो सकते हैं। कुछ ही हैं जो नाम से हो सकता है आपको रिकॉल ना हो, बाकी सब आपको नाम से याद आ जाएंगे और आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे ये है, देखो, डेट इक्विटी रेशियो नाम में ही है, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। बस आपको अब ये याद रखना है कि डेट में क्या क्या आता है, इक्विटी में क्या क्या आता है। डेट मतलब सारे लॉन्ग टर्म डेट, सारे लॉन्ग टर्म आउटसाइड डेट, उसको कहते हैं डेट। इक्विटी में मतलब पूरा ओनर का पैसा, जिसको आप नेटवर्थ कहते हो, शेयर होल्डर्स फंड कहते हो, ठीक है, वही इक्विटी। 2:1 इसका आइडियल रेशियो है, ठीक है। फिर है कैपिटल गियरिंग रेशियो। अब ये देखो, मैंने बताया था, ये हो सकता है आपको रिकॉल ना हो, तो मैंने गियरिंग का मतलब बताया था कि अपने ओनर के इक्विटी शेयर होल्डर्स के जो पैसे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर के जो पैसे हैं, उसके बलबूते आपने बाहर का कितना पैसा लिया है,
जिस पे आपको एक फिक्स रिटर्न देना होता है, ऐसा पैसा जिस पे फिक्स रिटर्न देना होता है वो आपका होता है न्यूमरेटर में। रिस्की कैपिटल आप इसको कह सकते हो। तो उसमें सबसे पहले आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिस पे आप फिक्स डिविडेंड देते हो, फिर डिबेंचर्स, बैंक लोन्स, सारे लोन्स जो भी अलग अलग नाम से आपके होंगे जिस पे आप फिक्स इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो न्यूमरेटर में पूरा ये आ गया, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स के फंड्स जो हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स के फंड्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस अक्यूमुलेटेड लॉसेस। सिंपल है। फिर है फिक्स्ड एसेट रेशो, बरोबर, फिक्स्ड एसेट रेशो, फिक्स्ड एसेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, फिक्स्ड एसेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर है प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी बोलो। फिर है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इसका भी मैंने लॉजिक बताया था कि डिनोमिनेटर में इंटरेस्ट आएगा और इंटरेस्ट देने के पहले जो भी प्रॉफिट आपके पास बचता है वो आपका न्यूमरेटर होगा। कि इंटरेस्ट पे करने के लिए जो आपके पास प्रॉफिट बचता है, इंटरेस्ट पे करने के पहले जो प्रॉफिट बचता है वो आपका न्यूमरेटर है। उतना प्रॉफिट अवेलेबल होता है टू पे द इंटरेस्ट, तो वो आता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, ये आपका हो गया इंटरेस्ट कवरेज या डेट सर्विस रेशो, दो नाम है इसके। आइडियल रेशो भी शायद हमने पढ़ा था 7:1। फिर है डिविडेंड कवरेज रेशो यानी प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो। प्रेफरेंस डिविडेंड देने के पहले कौन सा प्रॉफिट बचता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स जो भी कहो, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड, तो ये आपका आ जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो। सब नाम से ही है। आगे बढ़ते हैं। फिर है टर्नओवर रेशोस, ठीक है, इसमें मैंने बेस आपको बता दिए हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स में इसका आंसर आता है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो में क्या था? सीओजीएस, सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। डेटर टर्नओवर रेशो में क्या था? डेटर का वेरिएंट क्या बताया मैंने? डेटर के लिए क्या बेस लेते हैं? क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर या एवरेज रिसीवेबल, याद आ रहा है, बताया था एवरेज रिसीवेबल आएगा, ठीक है। फिर है क्रेडिटर में क्या था? क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज पेएबल्स, ठीक है। फिर है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो, सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट। टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, सेल्स अपॉन टोटल एसेट। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, अब ये अलग है, ये अलग है, ध्यान दो, ये बुक में नहीं था, ये अलग से बता रहा हूं। अब ये कोई नाम नहीं है, ठीक है, ये अपने आप में ही अलग रेशो है। सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, नाम में ही पूरा फॉर्मूला है, सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। फिर आते हैं जीपी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब ये सारे प्रॉफिटेबिलिटी है ऑलमोस्ट सब में, इनटू 100 आपको करना भूलना नहीं है। फिर है नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। आरओआई ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न कौन सा बचता है नेटवर्थ पे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ इनटू 100। फिर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। और फिर एक आता है ऑपरेटिंग रेशो यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो कहते हैं उसको, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। क्लियर है? थम्स अप दिखाते जाओ भाई, सब कुछ आपको याद आ रहा है मेरे साथ साथ, अगर आप बोल रहे हो थम्स अप दिखाते जाओ कमेंट बॉक्स में, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, फिर है मार्केट टेस्ट रेशो, ठीक है, उसमें क्या था? ईपीएस, तो पर शेयर, पर इक्विटी शेयर कितना प्रॉफिट बचता है, तो टोटल कितना बचता है पूरे इक्विटी के लिए, उसको कहते हैं अपन अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। उसका फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो आपका अर्निंग पर शेयर आएगा रुपीज में। फिर है प्राइस इक्विटी रेशो, पी रेशो, नाम में ही फॉर्मूला है, प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, ये हो गया पी रेशो, ये आता है नंबर ऑफ टाइम्स में। फिर है डिविडेंड पे आउट रेशो। अब डिविडेंड पे आउट और डिविडेंड यील्ड ये दोनों आप परसेंटेज में निकालते हो। डिविडेंड पे आउट क्या है कि कमाई का कितना हिस्सा डिविडेंड में आप बांट रहे हो, तो डीपीएस अपॉन ईपीएस इनटू 100, तो परसेंटेज आता है, पे आउट रेशो उसको कहते हैं। और फिर आता है डिविडेंड यील्ड यानी इन्वेस्टर्स का आरओआई, कि इन्वेस्टर को क्या मिल रहा है? डीपीएस, हाथ में कितना रिटर्न मिलता है? डीपीएस, डीपीएस डिवाइडेड बाय उनका इन्वेस्टमेंट कितना है? मार्केट प्राइस पर शेयर, तो डीपीएस अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100, तो ये आ गया डिविडेंड यील्ड रेशो। क्लियर है? फटाफट, ठीक है, 10 मिनट में अपना पूरा रिवीजन हो गया। चलिए सर, चलें स्टार्ट करें।
आ जाओ, शीट पे आ जाओ। ठीक है, मैंने आंसर हटा दिए सर, मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। तो साथ साथ में आप भी लिख सकते हो अगर किसी को लिखना है तो, या आप समझ सकते हो। नोट्स तो आपको दे दी हैं, उसमें सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, आप समझने पे ध्यान दो। कि काफी लोग सिर्फ लिखने पे ध्यान देते हैं, नोट डाउन करने पे ध्यान देते हैं, उनका ध्यान ही नहीं रहता कि सर क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, सर क्या लॉजिक बता रहे हैं, सर कैसे गिवन इनपुट से गिवन आंसर तक पहुंच रहे हैं, ये वो एनालाइज कर ही नहीं रहे। तो मैं नहीं चाहता वो गलती करो। पूरा ध्यान मेरे एक्सप्लेनेशंस, मैं कैसे गिवन इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा हूं नेक्स्ट स्टेप के लिए, यूज करने के लिए कैसे मुझे क्या निकालना है वो मैं कैसे सोच रहा हूं, ये सब पे आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। बाकी चीजें होते रहेंगी, आप बाद में भी देख के लिख सकते हो, या आपको इसीलिए मैंने सेफर साइड पूरे नोट्स विथ वर्किंग नोट्स दे दिए हैं। ठीक है, तो पूरा ध्यान मेरे एक्सप्लेनेशंस, मेरा जो अप्रोच है, जो भी मैं कैलकुलेटर दिखाऊंगा पूरा सॉल्व कराऊंगा, m+m-gt, ये सब आपको ध्यान देना है। अब कैलकुलेटर आप कोई भी यूज कर सकते हो, फ्रैंकली नकली भी चलता है, कोई भी चलता है, मेरे पास एकदम पुराना और वो डुप्लीकेट वाला है, कोई भी चलता है। ठीक है, जो भी आप अफोर्ड कर पाओ, बस उसमें ध्यान रखना है कि सर जीटी फंक्शन होना चाहिए। एफएम में तो बिना जीटी फंक्शन काम ही नहीं होता। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आप काम चला लोगे, जीटी का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन एफएसएम में तो सर बिना जीटी आप नहीं कर पाओगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जो क्वेश्चंस हैं सर वो जीटी पे ही होते हैं, इवन कैपिटल बजटिंग के भी सारे क्वेश्चन जीटी फंक्शन में ही होते हैं। तो बिल्कुल आपको जीटी फंक्शन वाला ही कैलकुलेटर होना चाहिए, अरेंज कर लो। अभी भी टाइम है एग्जाम में, आराम से आप उस पर हैबिचुअल भी हो जाओगे। कैलकुलेटर बार बार बदल भी नहीं सकते, ध्यान देना, बार बार भी नहीं बदल सकते। राइट कैलकुलेटर बस ले लो और एग्जाम तक उसको चलाओ, एक ही कैलकुलेटर यूज करो। और सेम कैलकुलेटर एक और भले आप एक्स्ट्रा रख सकते हो, इन केस आपका खराब हो जाए तो आपके पास सिमिलर सेम टाइप का कैलकुलेटर होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा ये वाला है, आप देख सकते हो, आई होप दिख रहा होगा, पुराना है। ठीक है, जो भी है, तो जीटी फंक्शन है, m+m- भी है। चलिए सर करें, स्टार्ट करें। चलिए सर आ जाइए, स्टार्ट करें। चलो, नंबर 1 अर्निंग पर शेयर पे आपका क्वेश्चन है। ठीक है, एक इजी और एक टफ। मेरा कोशिश यही रही है कि हर टाइप के क्वेश्चन कवर करूं, और कुछ इजी कुछ टफ इस लेवल के, या अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं सारे मैं कवर करूं। ठीक है, कहीं कुछ मिस आउट हो गया होगा, क्योंकि यार इंसान हूं, एक गिवन टाइम में एक नोट्स बनाने होते हैं। ठीक है, अगर मैं एक साल बैठूंगा तो और अच्छे से बना पाऊंगा, पर एक साल मेरे पास नहीं है। तो गिवन टाइम जितना था मेरे पास ये टाइप के नोट्स बनाने के लिए, मैंने मेरे हिसाब से बना लिया है। कहीं भी आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है, आप खुद ऐड कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैंने मना नहीं किया है कि आपको यही ऐसा ही यूज़ करना है। आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, 2-4 एक्स्ट्रा ब्लैंक पेजेस आप जोड़ के हैंड रिटन आप वो क्वेश्चन विद वर्किंग नोट ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इम्प्रोवाइजेशन हमेशा पॉसिबल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चलिए, पहला है अर्निंग पर शेयर। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही होगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब देखो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नॉर्मली दिया ही होता है, या आप टोटल इक्विटी कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू पर शेयर से उसको डिवाइड करके नंबर निकाल सकते हो। इतना बेसिक आपको समझ में आता होगा कि टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे आता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू फेस वैल्यू पर शेयर। आपको पता होगा बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू पे दिखता है, लॉजिक याद है। ठीक है, फेस वैल्यू पे ही दिखता है वो, क्योंकि एक्स्ट्रा जो भी आपको मिलता है वो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम में डाल देते हो, डिस्काउंट पे आप शेयर इशू कर नहीं सकते, कंपनीज एक्ट 2013 परमिट नहीं करता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन, 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, 10 ईच का मतलब है फेस वैल्यू, 9% यहां पे क्या कर रहा है, ये उसका रेट ऑफ डिविडेंड है। फिक्स रेट होता है प्रेफरेंस शेयर्स पे और नाम के पहले दिया होता है। सेम होता है डिबेंचर्स के केस में, नाम के आगे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है। ठीक है, सब में बेसिक बिल्कुल स्क्रैच से आपको बताऊंगा, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आप साइंस वाले भी हो तो भी आपको सब चीजें समझ में आएंगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो 9% क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड। ये रेट ऑफ डिविडेंड काय पे अप्लाई होता है, पेड अप शेयर कैपिटल पे। पेड अप शेयर कैपिटल पे रेट अप्लाई करना होता है। ठीक है, ऑफ 10 ईच, 10 क्या है, फेस वैल्यू, और पूरी वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वैल्यू है 4 लाख रुपए। ठीक है, इक्विटी शेयर्स हैं सेम 10 रुपीज ईच, यानी फेस वैल्यू है। अब इसमें सर रेट क्यों नहीं लिखा है, कमाल करते हो पांडे जी, इक्विटी शेयर पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता ही नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हर साल रिकमेंड करते हैं फिक्स रेट इक्विटी शेयर में नहीं होता, तो उसके नाम के सामने रेट ढूंढना मत। ठीक है,
तो इक्विटी शेयर के नाम में कुछ नहीं होता है। ऑफ 10 रुपीज ईच, रुपीज 12 लाख, ठीक है। 12 लाख के वैल्यू के इक्विटी शेयर्स हैं, नंबर दिया नहीं है, लेकिन एक शेयर 10 रुपए का है, तो नंबर ऑफ शेयर पहले निकाल लो, पता है ना लगने वाला है, पता है लगने वाला है तो निकाल लो पहले, ओरली आ जाएगा। 12 लाख डिवाइड बाय 10 यानी 1,20,000, कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। 1,20,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके पास है। फिर है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,20,000 रुपीज, इक्विटी डिविडेंड पेड 20%, मार्केट प्राइस पर शेयर 25 ईच, ठीक है, मार्केट प्राइस भी दिया है, और आपसे पूछा है अर्निंग पर शेयर बताओ, अर्निंग पर शेयर बताओ, ठीक है। बोलो कैसे निकालोगे, ठीक है। मार्केट प्राइस शेयर कोई काम का होता नहीं है, ठीक है, पी रेशो में काम आता है, वो यहां पे कोई काम का है नहीं, ठीक है। पी रेशो भी दिया नहीं है, नहीं तो पी रेशो से भी ईपीएस निकलता है, ये भी ध्यान देना। पी रेशो पे क्वेश्चन आए तो पी रेशो काफी बार दिया रहता है, और मार्केट प्राइस भी दी रहती है, फिर आपको अर्निंग पूछी होती है, वो अलग टाइप है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है उसके लिए। अब हर जगह कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इंस्टीट्यूट की देने की आदत होती है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और आप सोचो कि इसका क्या काम है, टाइम वेस्ट करो, तो उसके लिए है, ठीक है। आपको क्या चाहिए, ईपीएस, ईपीएस के लिए आपको क्या चाहिए, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। वो कैसे आता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग आफ्टर टैक्स भी दिया हुआ है, प्रेफरेंस डिविडेंड आप निकाल सकते हो, माइनस कर सकते हो, और अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आपका मिल जाएगा, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमने निकाल लिए। बोलो, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, फिर बहुत लेंदी हो जाएगा काम, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वर्किंग बताऊंगा, ठीक है। बोलो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,20,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। बोलो प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे निकालते हैं, पूरा जो पेड अप वैल्यू है, पेड अप वैल्यू इनटू रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड दैट इज 9% डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इसकी भी वर्किंग दिखा सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, एमसीक्यू पेपर है, आपको थोड़ी कोई स्टेप वाइज मार्किंग मिलने वाली है, ठीक है। बोलो कितना आएगा। अब इसमें भी वर्किंग जब भी होती है, देखो दो चीजें आपको माइनस करनी है, एक में देखो कैलकुलेशन है, तो आप m प्लस एम माइनस फंक्शन को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड जो है, जो चीज माइनस करनी है, जहां कैलकुलेशन है, वो आप पहले निकाल लो, उसको m प्लस कर लो, समझ में आ रहा है, ठीक है। बोलो, तो मैं क्या करूंगा, 4 लाख इंटू 9%, 4 लाख इंटू 9, सीधे परसेंटेज का बटन दबाना है, तो आपके स्क्रीन पे 36,000 दिख रहा होगा, इसको डायरेक्टली m प्लस दबाना है, ठीक है। m प्लस मेमोरी में सेव हो गया 36,000। अब मैं क्या करूंगा, 4,20,000 में से वो मेमोरी रिटर्न करके कर लूंगा, तो 4,20,000 4,20,000 माइनस, अब वो 36,000 स्क्रीन पे कैसे आएगा, एमआरसी प्रेस कर दो, आई होप आपको पता है कहां होता है ठीक है। एमआरसी दबाया तो स्क्रीन पे 36,000 अपने आप आ जाएगा, और डायरेक्ट आपको दबाना है इक्वल टू, तो आपका आंसर आ गया न्यूमरेटर का 3,84,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000। स्क्रीन पे ऑलरेडी 3,84,000 है, सीधे उसी को करो डिवाइडेड बाय 1,20,000, तो आपका आंसर आएगा 3.2 पर शेयर, रुपीज पर शेयर। क्लियर है, दिख रहा है, स्क्रीन बड़ा रखा है आपके लिए ताकि आपको वर्किंग्स दिखाई दे, जूम भी कर देता हूं, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, डाउट सर पूछते जाओ, मैं आपका कमेंट बॉक्स पढ़ने वाला हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि अलग से कोई डाउट सेशन ले लूं, या नेक्स्ट सेशन में, या जब भी मुझे लगेगा कि यार चलो डाउट्स लेने के लिए टाइम है, तो मैं डाउट्स भी ले लूंगा, पर आप लिखते जाओ डाउट्स, या मैं आपको अलग से एक व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, बेटर होगा, और वो व्हाट्सएप नंबर पे आप ये जो रिवीजन सीरीज चल रही है उसके आप डाउट्स पूछ सकते हो। प्रॉब्लम यह है कि डाउट जल्दी सॉल्व होना जरूरी है, अगर आज के डाउट मैं 5 दिन बाद सॉल्व करूंगा तो क्या फायदा, तो व्हाट्सएप से ही होगा। मैं एक टेम्पररी व्हाट्सएप नंबर आपको दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या देखूंगा जब मुझे लगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, 1-2 दिन में, तो वो व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए सर, हो गया, लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, टफ मतलब टफ कुछ नहीं होता, स्टेप्स 2-3 स्टेप्स के बाद जब आंसर आता है तो टफ लगता है, और कुछ नहीं। चलिए, सन लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग रेलेवेंट डेटा ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ऑन 31 मार्च 2016। पूरा बहुत सारा डेटा दिया है, इसमें कहीं ना कहीं मार्जिनल कॉस्टिंग का भी रोल है, तो जितना मुझसे हो सका मैं बताऊंगा, बट मार्जिनल कॉस्टिंग का भी इसमें हल्का सा रोल है, ठीक है, हल्का सा। बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल, देखो पूरा बाइफिकेशन दिया है, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, और टोटल अमाउंट है 10 लाख दिया हुआ है। 1 लाख आपका डिनोमिनेटर आपको मिल गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर चाहिए होते हैं वो आपको मिल गया। अब आपको सिर्फ क्या निकालना है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर।
अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शोल्डर से आपको निकालना है। ठीक है, डेटा क्या दिया है, जनरल रिजर्व 2 लाख, कोई काम का नहीं है। 15% डिबेंचर्स 2,80,000, काम का है, आगे बताऊंगा। करंट लाइबिलिटी 8 लाख, फिक्स्ड एसेट 30 लाख, करंट एसेट 18 लाख। ठीक है, वैसे इनका कोई काम होता नहीं है, पर एक क्वेश्चन अलग टाइप का है तो इसका यूज आएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन, एनुअल फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, आपको अलग से लेना होगा। बाकी सारे खर्चे फिक्स कॉस्ट लिया हुआ है 2,80,000। वेरिएबल कॉस्ट रेशो ये है सर मार्जिनल कॉस्टिंग, बस इतना सही एलिमेंट है मार्जिनल कॉस्टिंग का। ठीक है, अब ये वेरिएबल कॉस्ट रेशो क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, 60%, 60% का मतलब क्या होगा कि 100 में से 60 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट है और बचा हुआ क्या होता है सर, प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रॉफिट कोई मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन, याद आ रहा है, उसी को आप अकाउंट्स में ग्रॉस प्रॉफिट कहते हो। तो वेरिएबल कॉस्ट अगर 60% है मतलब 40% आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, बस इतना ही मार्जिनल कॉस्टिंग का काम है। 60 वेरिएबल कॉस्ट है मतलब 40 आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आप सारे माइनस कर लोगे तो आपको अर्निंग मिल जाएगी। फिर टैक्स रेशो भी देखो नीचे दिया है, तो इस तरह से आपको यूज करना है। ठीक है, फिर है टोटल एसेट टर्नओवर रेशो। आपको प्रॉफिट देखो दिया ही नहीं है, प्रॉफिट दिया ही नहीं है, तो प्रॉफिट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, सेल। प्रॉफिट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, सेल। तो यहां टर्नओवर वर्ड से आपका बत्ती जलनी चाहिए कि यार टर्नओवर लिखा है, मतलब टर्नओवर इससे निकल सकता है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, टोटल एसेट अगर हमारे पास है तो हम इससे टर्नओवर निकाल सकते हैं। टोटल एसेट में क्या क्या आता है, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, ऊपर अब भी पढ़े थे ना, तो इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो सर टोटल एसेट आ जाएंगे। टोटल एसेट से मैं टर्नओवर निकाल लूंगा, टर्नओवर से मैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शोल्डर तक आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए फिर है टैक्स रेट है 30%। आपसे पूछा है सर अर्निंग पर शेयर निकालो। ठीक है, समझ में आ गया, अप्रोच समझ में आई क्या, अप्रोच समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शोल्डर निकालना है। उसके लिए सेल्स लगेगा, सेल्स दिया नहीं है, सेल्स निकलेगा टोटल एसेट से। टोटल एसेट हमको पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, बोलो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं। टोटल एसेट है सर फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट, यानी कि 30 लाख प्लस 18 लाख, 30 लैक्स प्लस 18 लैक्स दैट इज इक्वल टू 48 लैक्स। ठीक है, बाकी देखो कोई चीज का काम नहीं है, करंट लायबिलिटीज का कोई काम नहीं है, जनरल रिजर्व का भी कोई काम नहीं है। टोटल एसेट्स आपको मिल गए 48 लैक्स। अब आपको टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो यूज करके सेल्स निकालना है। ठीक है, बोलो सर क्या फॉर्मूला था, टोटल एसेट टर्नओवर। टर्नओवर रेशियोज में क्या होता है सर, टर्नओवर न्यूमरेटर में होता है, टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, और ये कितना है 2.5 टाइम्स। तो 2.5 टाइम्स इज इक्वल टू टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, जो कि कितने हैं 48 लैक्स। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, मैथमेटिक्स क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो टर्नओवर डायरेक्टली आ जाएगा। टर्नओवर इज इक्वल टू 48 लैक्स इंटू 2.5 दैट कम्स टू 1 करोड़ 20 लाख। जीरो संभाल के, जीरो संभाल के, जीरो संभाल के, ठीक है, 1 करोड़ 20 लैक्स आपका सेल्स होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है सर, सेल्स मिल गया, हमको अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी पे आना है। बोलो थर्ड स्टेप, डायरेक्ट आप क्या निकाल सकते हो, जीपी। शुरुआत कहां से करोगे, जीपी। ठीक है, बहुत ज्यादा वर्किंग बनाने की जरूरत नहीं है। जीपी कैसे आता है सर, जीपी का अमाउंट कैसे आता है, सेल्स इनटू जीपी रेशो। जीपी रेशो भी कैसे आता है सर, वेरिएबल कॉस्ट रेशो माइनस करके, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, वो भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी ले सकते हो। 60 वेरिएबल कॉस्ट रेशो है तो 40 जीपी रेशो होगा, मैंने आपको बता दिया है, मैं डायरेक्ट ले रहा हूं। ठीक है, बोलो सर 1 करोड़ 20 लाख इंटू 40%। ठीक है, तो कितना आएगा, स्क्रीन पे 1 करोड़ 20 लाख ऑलरेडी है, इंटू 40% या इंटू 0.4 भी आप कर सकते हो। आई होप आपको पता होगा 40% कोई 0.4 डायरेक्ट आप ले सकते हो। कम बटन प्रेस करने पड़ेंगे, टाइम बचता है और कुछ नहीं है। बोलो तो कितना आया 48 लैक्स। ठीक है, तो 48 लैक्स आपका जीपी है। अब जीपी में से मैं पहले माइनस करूंगा फिक्स कॉस्ट। बोलो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट दिया हुआ था, इसको आप टैबुलर फॉर्मेट में भी बना सकते हो। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं आउटर कॉलम में 48 लैक्स, फिर फिक्स कॉस्ट था 2,80,000
अलग से आपको लेना है सर इंटरेस्ट। अब ये हिडन वर्किंग है, इंटरेस्ट दिया नहीं है आपको, लेकिन याद आना चाहिए कि इंटरेस्ट लेना है, क्योंकि यहाँ एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट लिखा है, मतलब आपको ये हिंट है कि आपको इंटरेस्ट अलग से निकालना है। इंटरेस्ट काय पे आता है सर? डिबेंचर्स। और डिबेंचर्स में मैंने बता दिया कि नाम के आगे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है, बस आपको मल्टीप्लिकेशन करना है कि आपका जो डिबेंचर है वो 2,80,000 है, इंटरेस्ट 2,80,000 नहीं है, वो डिबेंचर का अमाउंट है, उस पे साल का 15% आप इंटरेस्ट पे करते हो। ठीक है, तो निकालो 2,80,000 इंटू 15%, तो ये साल का आपका इंटरेस्ट होगा 42,000। ठीक है, बोलो सर अब क्या आएगा? और कोई खर्चा दिया नहीं है, तो ये आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, 48 लाख माइनस 2,80,000 माइनस, अब ये भी आप M+M- से निकाल सकते हो, तरीके बहुत सारे हैं। ठीक है, आपके ऊपर है, आपका हैबिट कैसा है, हैबिट क्योंकि इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा आपका। ठीक है, तो ये आता है 38,78,000, ये आ गया पीबीटी, और फिर माइनस करो टैक्स रेट 30%। ठीक है, ये सब मुझे लिखना पड़ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, आपको थोड़ी लिखना है, फटाफट एक एक माइनस करके M+M- करके कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्क्रीन पे 38,78,000 ऑलरेडी है, इनटू 30%, तो ये आएगा 11,63,400 माइनस इक्वल टू, आई होप आपको पता होगा, माइनस इक्वल टू दबाओगे तो माइनस इक्वल टू ओके, स्क्रीन पे आ जाएगा 27,14,600, ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसमें से आप माइनस कर लो, ओके प्रेफरेंस शेयर्स है ही नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स है ही नहीं, तो आप डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो बोलो क्या आएगा, EPS इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि इस केस में क्या है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो कि कितने हैं, 1 लाख। बोलो कुछ। आई थिंक एक हल्का सा एरर हो गया है। ठीक है, एरर हो गया है, एक करेक्ट कर लो फटाफट। ठीक है, तो ये आता है 48 लाख माइनस 2,80,000 माइनस 42,000। ठीक है, तो स्क्रीन पे आएगा 44,78,000। ठीक है, फिर माइनस होगा 30%, इसका ही 30% आप लो तो वो आएगा 13,43,400, और फिर आपको दबाना है माइनस इक्वल टू, तो आपका आएगा 31,34,600। ठीक है, मेरे को हाथ में ही लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो ये आगे आपका पैट। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स ही नहीं दिए, तो 31,34,600 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिए हुए 1 लाख, तो ये आएगा 31.34 या 6 है तो राउंड अप कर लो। ठीक है, 31.35 पर शेयर, 31.35 पर शेयर। अब ये देखो काफी लेंदी आपको लगेगा, 1 मार्क के हिसाब से एक्चुअली लेंदी है। ठीक है, टफ नहीं है, लेंदी है। अब इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, M+M- से, बस आपको पकड़ होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि यार कब क्या निकल रहा है, आपको चाहिए क्या वो आपको पता होना चाहिए, तो आप डायरेक्टली सब कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि कैसे, अगर आपको सेल पता करना है, ठीक है, सेल तक आपको ये करना पड़ेगा, सेल के बाद आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो। तो आपको पहले लेना है 1,20,00,000, जीरो संभाल के। ठीक है, तो वो आप M+ दबा सकते हो। ठीक है, M+ दबा दिया। अब इसमें से हमको क्या करना है, 60% माइनस करना है, तो इसको ही करो इंटू 60%, M- दबा दो, अपने आप माइनस हो जाएगा। ठीक है, सेल से आगे पहुंचने तक आपको सिर्फ माइनस ही तो करना है ना, तो बस सारे आइटम्स को M- करते जाओ, और जब आपको फाइनल आंसर निकालना होगा सीधे MRC आप प्रेस कर सकते हो, आपको डायरेक्ट फाइनल आंसर स्क्रीन पे दिख जाएगा, जो आप अलग से नोट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इंटू 60% किया, जो कि 72 लाख आया, मैंने M- कर दिया। ठीक है, मतलब ये स्टेज पे 48 लाख आपके MRC में होगा, ये आपको इमेजिनेशन होनी चाहिए। फिर हमको क्या करना पड़ा, 2,80,000 माइनस करना है, तो 2,80,000 M- कर लो। फिर हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो 2,80,000 इंटू 15%, तो स्क्रीन पे आएगा 42,000, फिर आपको M- दबाना है। ठीक है, और फिर पीबीटी आ चुका होगा। ठीक है, आपको सब ध्यान रखना है कि MRC जब भी दबाओगे इक्वल टू आंसर आ जाएगा। अब पीबीटी मतलब पीबीटी तक हम पहुंच गए, अब हमको टैक्स माइनस करना है, तो अब आपको पहले MRC अब दबाना पड़ेगा।
MRC अब आपको दबाना पड़ेगा ताकि आपको स्क्रीन पे पता चले कि कितना है, ठीक है। तो MRC आप दबाओगे तो 44,78,000 ही दिखेगा, 44,78 ही दिखेगा। अब इसका आप 30% ले लो, इंटू 30%, उसको M माइनस कर दो, फिर MRC दबाओ, तो आपका आंसर स्क्रीन पे दिखेगा 31,34,600। तो ऐसे डायरेक्टली कैलकुलेटर पे भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए सर, तो मैं स्क्रीन नहीं दिखाऊंगा, आंसर आपके पास ऑलरेडी है, मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, ठीक है। कोशिश यही करूंगा कि आपको अप्रोच, लॉजिक, स्टेप्स सब समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहां पे एक्सीडेंट स्पॉट क्या है, ये काफी लोग डायरेक्टली 2,80,000 ले लेते हैं घाई गड़बड़ में, ठीक है। तो ये एक ध्यान देना है। फिर काफी लोग अटक जाते हैं, सर प्रेफरेंस डिविडेंड दिया ही नहीं है। अरे नहीं दिया है तो आगे बढ़ो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ही अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी मान लो, ठीक है। तो ये चीजें हैं फिर काफी, ठीक है। ये स्टेप अगर आपको समझ में आ गई कि कैसे आप एसेट से टर्नओवर पे जा सकते हो, बाकी सब तो नॉर्मल है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे ईपीएस पे, ठीक है। ईपीएस पे नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया रहता है या प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया रहेगा, फिर टैक्स रेट अलग से दिया रहेगा, तो बस प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स माइनस कर लो, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर लो, फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर लो, बस एक दो स्टेप्स ही एक्स्ट्रा आती हैं। या एट द मैक्स क्या होगा, और एक स्टेप पीछे होगी कि आपको सेल्स दिया होगा, फिर आपको जीपी या वही वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया होगा, फिक्स्ड एक्सपेंसेस अलग से दिए होंगे। तो ऐसा ही है, एक एक स्टेप आपको और पीछे का डेटा दिया रहेगा और आपको एक एक स्टेप आगे जाते जाना है, बस उतना ही ये लोग टफ कर सकते हैं इसको। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब है पी रेशो, फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला कमेंट करो क्या है, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, ठीक है। बोलो द नेट इनकम ऑफ अ कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। आफ्टर डिडक्टिंग प्रेफरेंस डिविडेंड कौन सा प्रॉफिट बचता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, क्लिक होना चाहिए तुरंत, ठीक है। नेट इनकम आफ्टर डिडक्टिंग प्रेफरेंस डिविडेंड मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि ये अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी है, ठीक है, जो कि कितना है 4 लाख, एंड द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर वो भी दिया है 50,000, तो अर्निंग भी दिया है, नंबर ऑफ शेयर भी दे दिए हैं, बस डिवाइड कर दो भाई, अर्निंग पर शेयर तो आ ही जाएगा। पूछा क्या है, फाइंड आउट प्राइस अर्निंग रेशियो इफ द मार्केट प्राइस इज 32, मार्केट प्राइस भी दिया है, बस अर्निंग पर शेयर एक स्टेप निकाल के कर लो, फिर दोनों को डिवाइड कर लो, आपका पी रेशो आ जाएगा। बोलो फर्स्ट स्टेप ईपीएस 4 लाख प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, बोलो 5/40 यानी 8 पर शेयर होगा। और सेकेंड स्टेप में आपका आ जाएगा पी रेशो, पी रेशो इज इक्वल टू प्राइस, प्राइस कितना है 32 डिवाइडेड बाय आपका अर्निंग पर शेयर दैट इज 8 यानी कि 4 टाइम्स लिखो, ठीक है, 4 टाइम्स। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। फिर है नेक्स्ट, ये भी सिमिलर है, एकदम एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई मैंने काल्पनिक क्वेश्चन निकाले हैं, पास पेपर से भी काफी क्वेश्चन इसी में है, ठीक है। इफ मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर आर 150, 16.5 एंड 15 रिस्पेक्टिवली, देन द पी रेशो विल बी, पी रेशो के लिए मुझे दो ही एलिमेंट्स चाहिए, मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, दोनों दिए हुए हैं, और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए डिविडेंड पर शेयर भी दिया है जिसका कोई काम नहीं है। बोलो फॉर्मूला, मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस है 150, अर्निंग पर शेयर है 16.5, 150 डिवाइडेड बाय 16.5 दैट कम्स टू 9.09 टाइम्स, 090909, तो 9.09 टाइम्स, ठीक है, एक ही स्टेप पे आंसर आ जाएगा। पी रेशो मैंने बताया ना बहुत छोटा ही होता है, इसमें ज्यादा स्टेप्स नहीं होते। मार्केट प्राइस तो दिया ही रहेगा, बस अर्निंग पर शेयर कभी दिया रहेगा तो कभी एक स्टेप कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे अपन ने पहले अर्निंग पर शेयर पढ़ा तो आपको पैट प्रेफरेंस डिविडेंड अलग से दिया रहेगा, फिर आप वो निकालो डिवाइड करो, तो ऐसे एक स्टेप दो स्टेप और बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ वो कर नहीं सकते। चलिए सर क्लियर है, समझते आ रहा है कि नहीं भाई, थम्स अप देते जाओ तो मुझे समझ में आते जाएगा। सर फास्ट तो नहीं लग रहा, ठीक है, वो सब भी बताओ। चलिए फ्रॉम अभी है आरओआई, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए फ्रॉम द बुक्स ऑफ राजा एंड कंपनी फॉलोइंग डिटेल्स एज ऑन 31 मार्च 2016 आर कलेक्टेड।
इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख, रिटेन अर्निंग्स यानी रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख, 10% डिबेंचर्स हैं 20 लाख रुपए के, करंट लाइबिलिटी 10 लाख, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर है सर, डायरेक्ट दिया है, न्यूमरेटर डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, 12 लाख। फिर कंफ्यूज करने के लिए अलग से इंटरेस्ट और टैक्स भी दिया है। अब इसमें आपको क्या और घुमा सकते हैं कि यहां आपको हो सकता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हो, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी काफी बार दिया हो सकता है। तो फिर आपको वापस ऐड बैक करना पड़ेगा, टैक्स को ऐड बैक करो तो पीबीटी आएगा, फिर इंटरेस्ट को ऐड बैक करो तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा, ठीक है। एक स्टेप मतलब ये इस तरह से इसको घुमा के और टफ कर सकते हैं। अगर मैं यहां प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के जगह पे आपको मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दूं तो आपको पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना पड़ेगा, पर इस केस में दिया है और कंफ्यूज करने के लिए आपको इंटरेस्ट एंड टैक्स अलग से दिया है, पर आपको यहां पे कोई काम उसका नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर डायरेक्टली आपको दिया हुआ है, ठीक है। बस आपको क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड, न्यूमरेटर दिया है, बस डिनोमिनेटर निकालो। डिनोमिनेटर का फॉर्मूला आपको पता ही है, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है, डेट इक्विटी, डेट इक्विटी, करंट लाइबिलिटी नहीं आता, ठीक है, करंट लाइबिलिटी नहीं आएगा। चलिए तो क्या क्या आएगा बोलो फटाफट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, करंट लाइबिलिटी वो वर्किंग कैपिटल के लिए माइनस हो जाती है, ठीक है। चलिए तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है सर, डेट और इक्विटी, लॉन्ग टर्म फंड्स ही आते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स ही आते हैं, ठीक है। बोलो तो पहले स्टेप में मैं निकालूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि डेट प्लस इक्विटी, फॉर्मूला ही डेट प्लस इक्विटी लिखो तो आपसे गलती होगी नहीं। डेट में क्या क्या आएगा सर, डिबेंचर्स यानी कि 20 लाख, इक्विटी में क्या क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज 20 लाख प्लस रिटेन अर्निंग्स दैट इज 10 लाख, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा 50 लाख, 20 20 10, 50 लाख आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आया। अब डायरेक्टली आप क्या निकाल सकते हो, आरओआई, आरओआई इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 परसेंटेज में आता है। बोलो ईबीआईटी दिया हुआ है सर 12 लाख और डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, बोलो कितना आ रहा है सर सबका, कमेंट करो फटाफट। 12 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख या 12 डिवाइडेड बाय 50 भी कर सकते हो, यही जो आप शॉर्टकट स्टिक्स ट्रिप्स कहते हो। अरे भाई 12 लाख है 50 लाख है तो क्यों इतने 0 0 दबा रहे हो बार बार, 12 डिवाइडेड बाय 50 भी ले सकते हो, सेम आंसर आता है, ठीक है। तो 12 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 तो ये आएगा 24%, 24%, ठीक है, क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। बस यहां देखो आप क्या गलती कर सकते हो, आप क्या गलती कर सकते हो, इंटरेस्ट और टैक्स को माइट भी आप माइनस प्लस कर लो, बलते ही कुछ तो आपके दिमाग में आएगा और आप उसको कुछ तो ऐड या लेस कर दोगे, तो उसको कुछ नहीं करना है। और है करंट लाइबिलिटी को भी कुछ नहीं करना है, करंट लाइबिलिटी को भी कुछ नहीं करना है। ये दो एक्सीडेंट स्पॉट्स इस क्वेश्चन में है। चलिए, और आप गलती करोगे तो उसका ऑप्शन में आंसर मिलेगा ही, ये भी खासियत है, ठीक है। तो अगर आप 12 लाख में से ये इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करोगे और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के हिसाब से निकालोगे तो उसका भी आंसर दिया ही रहेगा। ट्राई करके देखो और कमेंट करके देखो कि क्या आंसर आ रहा है, आए ख्याल में। तो हर गलती जो आप कर सकते हो वो भी वही सोचते हैं एग्जामिनर, और आपको ऑप्शन में वही सब दिया जाता है, ठीक है, बिल्कुल स्मार्ट वर्क है ये। चलिए सर, क्लियर है, समझ में आ रहा है, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, फिर से बिफोर दिया हुआ है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ एबी लिमिटेड वाज 3,40,000, देयर नेट फिक्स्ड एसेट्स वेयर 2 crore 10 lakh एंड वर्किंग कैपिटल वाज 27,70,000। ये रिपीट हो गया है, कट कर दो, एंड वर्किंग कैपिटल एक ही है वो लाइन। निकालना क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आरओआई आपको निकालना है। तो रिटर्न तो न्यूमरेटर जो होता है वो पीबीआईटी होता है, वो आपको डायरेक्टली दिया है, एक ही स्टेप में डायरेक्टली दिया है। सेम आपको फिर से क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड, पहले हमने लाइबिलिटी साइड से निकाला था, डेट प्लस इक्विटी, अब एसेट साइड के दिए, इसलिए मैंने दो फॉर्मूले आपको फॉर्मूला पढ़ाते बताए थे, और मैंने कहा भी था डेटा जिस तरह दिया है उस तरह से आपको यूज करना है। काफी बार लाइबिलिटी साइड का डेटा दिया रहता है, काफी बार आपको एसेट साइड का डेटा दिया रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से आंसर आ सकता है। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका फॉर्मूला क्या है सर, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, एसेट साइड का फॉर्मूला याद आ रहा है, यही मैंने लिखवाया था। बोलो दिया हुआ है 2 crore 10 lakh प्लस
27,70,000। बोलो कितना आ रहा है, जीरो संभाल के, 2,37,70,000 आ रहा है। तो ये आ गया मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं आरओआई। बोलो सर, ईबीआईटी दिया हुआ है 3,40,000 डिवाइडेड बाय 2,37,70,000 इनटू 100। बोलो 3,40,000 डिवाइडेड बाय 2,37,70,000 इनटू 100, मतलब डायरेक्ट परसेंटेज का बटन आप दबा सकते हो। डायरेक्ट परसेंटेज दबाओ तो ये आएगा 1.43, मतलब राउंड क्या करेंगे 1.43। क्लियर है? पहले का भी क्या आया था 24। चलिए, तो एक लाइबिलिटी साइड से आरओआई निकाला और एक एसेट साइड से, ठीक है। चलिए बड़े आगे, क्लियर है? डाउट है तो लिखते जाओ, कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ क्या डाउट है, क्या क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए। चलिए, तो ये हो गया आरओआई। तो हमने ईपीएस पढ़ लिया, पीई पढ़ लिया और आरओआई पढ़ लिया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब है करंट रेशो, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आता है, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाते भी बताया था सर, करंट रेशो, क्विक रेशो, इस पे एक क्वेश्चन तो आता ही है, कोई भी पेपर उठा के देख लो, ठीक है। तो इस पे आपको ध्यान देना है। चलिए, ए लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द फॉलोइंग डेटा। इक्विटी शेयर कैपिटल 5,67,500, रिजर्व्स एंड सरप्लस 3,87,850, टोटल डेट 5,88,778, आउट ऑफ विच इसमें से ही इसका बाइफिकेशन दिया है, आउट ऑफ विच 2,88,778 आर लॉन्ग टर्म। तो 2,88,778 लॉन्ग टर्म है, मतलब बचा हुआ क्या होगा, शॉर्ट टर्म। और शॉर्ट टर्म डेट को ही आप क्या कहते हो, करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी यहीं के यहीं मुझे बता दो कितनी आएगी। बोलो 588,778 माइनस 288,778, ओरली सॉल्व हो जाता है, खैर 3 लाख। तो 3 लाख आपके करंट लाइबिलिटी है, ठीक है। और फिक्स एसेट दिया है 11,44,128, ठीक है। पूरा लाइबिलिटी और एसेट साइड दिया हुआ है ऑलमोस्ट, सिर्फ करंट एसेट नहीं दिख रहे, करंट एसेट नहीं दिख रहे जो चाहिए, ठीक है। अब पूछा है कैलकुलेट द करंट रेशो। करंट रेशो निकालो सर। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट दिख रहा है क्या कहीं किसी को? मुझे तो नहीं दिख रहा। करंट लाइबिलिटी हमने निकाल लिया, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटी है, सिर्फ हमको करंट एसेट निकालना है। अब मुझे बताओ कैसे निकालेंगे, याद करो बेसिक्स। फिक्स एसेट दिए हैं, करंट एसेट नहीं दिए। अब करंट एसेट कैसे निकाल सकते हो, अगर मुझे टोटल एसेट कहीं से पता चल जाए, अगर मुझे टोटल एसेट कहीं से पता चल जाए तो मस्त हो जाएगा। मैं टोटल एसेट में से फिक्स्ड एसेट माइनस कर लूंगा और मुझे करंट एसेट यानी कि वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, वर्किंग कैपिटल मिलेगा। तो करंट एसेट कैसे मिलेंगे, बोलो। करंट एसेट कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप वही पहले सोचो कि टोटल एसेट कहां से मिलेंगे। टोटल एसेट बचपन में आप पढ़ चुके हो कि बैलेंस शीट की टोटल टैली होती है, मतलब टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। तो क्या आपके पास टोटल लाइबिलिटी दी हुई है? यस सर, दी हुई है। टोटल लाइबिलिटी हम निकाल सकते हैं। टोटल लाइबिलिटी के लिए जो जो चाहिए होता है वो सारे एलिमेंट्स दिए। तो आपका ये दिमाग चलना चाहिए कि यार टोटल लाइबिलिटी दी है, टोटल लाइबिलिटी को हम टोटल एसेट्स के इक्वल अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। बोलो सर। अब इसमें डायरेक्टली आप बैलेंस शीट बना के भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं, सब फॉर्मूले से करने की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्ट अगर मैं बैलेंस शीट बना लूं तो उससे भी बन सकता है। बोलो फिक्स्ड एसेट कितने दिए हैं, 11,44,128। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया है, 5,67,500। रिजर्व्स एंड सरप्लस दिए हैं 3,87,850। अब टोटल डेट को आप स्प्लिट करो, आपको चाहिए लॉन्ग टर्म डेट, तो वो आएगा 288,778। फिर यहाँ पे वर्किंग कैपिटल आता है, तो वर्किंग कैपिटल तो आपको यहीं मिल जाएगा। फिर उसमें आपको करंट लाइबिलिटी पता है 3 लाख, ठीक है। बोलो कितना आएगा। पहले मैं क्या निकालूंगा, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। टोटल ले लो लाइबिलिटी साइड की, 567,500 प्लस 387,850 प्लस
288,778, तो ये आएगा 12,44,128। तो ये हो गया टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट। टोटल एसेट में से अगर आप फिक्स एसेट माइनस करोगे तो करंट एसेट नहीं आएगा, वर्किंग कैपिटल आएगा। ठीक है, ध्यान देना है, बस यहां पे आपकी गलती होगी। तो 12,44,128 माइनस 11,44,128, तो ये आएगा 1 लाख। और ये 1 लाख करंट एसेट नहीं है, ये 1 लाख क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल से आपको करंट एसेट में जाना है। ठीक है, बोलो सर, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। याद है ना फॉर्मूला, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल अब हमको पता है, हमको निकालना है करंट एसेट। तो करंट लाइबिलिटी को उधर भेजो, साइन बदल जाएगी, माइनस की प्लस हो जाएगी। तो वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटी, तो कितना आएगा, 1 लाख आपका वर्किंग कैपिटल है और करंट लाइबिलिटी है 3 लाख, तो करंट एसेट आपका आएगा 4 लाख। ठीक है, तो ऐसा वो होगा। ओरली भी आ सकता है सर, कोई बड़ी बात नहीं है, डिपेंड करता है आपकी ग्रिप कितनी है सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो 3 लाख माइनस करके 1 लाख आ रहा है, मतलब ग्रॉस वैल्यू क्या होगी, 4 लाख। राउंड फिगर से तो ओरली भी आ सकता है। तो अब मिल गया सारा डेटा। अब ये प्लस माइनस करके भी आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट बैलेंस शीट बना के भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, बोलो सर, अब मैं निकाल रहा हूं करंट रेशो, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट है 4 लाख अपॉन करंट लाइबिलिटी है 3 लाख। बोलो 4 डिवाइडेड बाय 3, 1.33 टाइम्स। आ रहा है, तो ये भी तरीका चलता है। ठीक है, फुल वर्किंग तो मैंने आपको दी हुई है, बट ऐसे भी चलता है। मैं एक्चुअली बैलेंस शीट ज़्यादा फॉलो करता हूं, इसीलिए मेरी आदत है। इवन कैश फ्लो में भी आपको मैं अकाउंट बना के ही आंसर्स निकलवा के दूंगा। ठीक है, तो ये मेरी आदत है। डेबिट क्रेडिट लेजर अगर आपका अच्छा है, रूल्स आपको समझते हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। प्लस माइनस में काफ़ी बार क्या होता है, गलती हो जाती है। प्लस माइनस क्या है, याद रखना पड़ता है, ये चीज़ याद नहीं रखनी पड़ती, ये सब कंसेप्चुअल है। ठीक है, चलिए सर, आ रहा है ख्याल में। तो हमने क्या किया, पहले टोटल लाइबिलिटी निकाले, फिर उसको टोटल एसेट के इक्वल माना, फिर टोटल एसेट में से फिक्स एसेट माइनस किया तो हमको वर्किंग कैपिटल मिला। फिर वर्किंग कैपिटल में अगर आप करंट लाइबिलिटी को ऐड बैक कर दोगे तो आपको करंट एसेट मिल जाएंगे। तो फिर करंट एसेट को करंट लाइबिलिटी से डिवाइड करेंगे और आपको करंट रेशो मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। अब करंट रेशो के मैं कुछ और एक आध दो देखूंगा मेरे से, जैसे होता है क्वेश्चंस। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आता है, हो सकता है आगे आए, मुझे याद नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन वाले मैंने इसमें कवर किए हैं कि नहीं, इनएडवर्टेंटली रह गया होगा, बट मैं एक दो क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले भी कराऊंगा। अगर इसमें नहीं होंगे तो अलग से करवा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, सब दिमाग में है। चलिए, तो क्विक रेशो पे आ जाओ। क्या फॉर्मूला है, क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी या क्विक एसेट अपॉन क्विक लाइबिलिटी। डेटा पे डिपेंड करता है क्या दिया है। द रेलेवेंट डेटा फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रॉस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2016 इज गिवन बिलो। नंबर 1, कैश दिया है, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म है, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट लाइबिलिटी। अब मैंने आपको बताया था इसमें भी, या तो आप जो जो क्विक एसेट में आता है बस उन्हीं को ले लो, उन्हीं को जोड़ लो, तो आपको कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मेथड। या फिर आप पहले पूरा करंट एसेट निकालो, फिर आप उसमें से माइनस करो। अब करंट एसेट तो डायरेक्ट दिया नहीं है ना, वो माइनस वाइनस कब करते हैं, जब करंट एसेट रेडीली दिया हो। यहां करंट एसेट करंट लाइबिलिटी दिया ही नहीं है, इंडिविजुअल आइटम्स दिए हैं। याद आ रहा है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको। तो मैं यहां डायरेक्ट मेथड ले रहा हूं, डायरेक्टली पिन पिक करूंगा। आप टोटल पहले करंट एसेट निकाल के फिर उसको 2 माइनस करें, वो भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आता है। ठीक है, बोलो सर। अब सीधे देखो, करंट लाइबिलिटी दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिया है। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिया है तो हम सीधे करंट लाइबिलिटी ले लेंगे, क्विक लाइबिलिटी नहीं लेंगे क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिया है। फिर देखो, स्टॉक अलग से दिया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी दिया है। ठीक है, तो आपको बताओ क्विक एसेट में क्या क्या आता है, मैं टिक करते जाता हूं और उन्हीं को ऐड करूंगा। ठीक है, कैश आता है, यस। ट्रेड रिसीवेबल आते हैं, यस। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है, यस। सर अगर यहां लॉन्ग टर्म होता तो, मेरे भी दिमाग में है, मेरे भी दिमाग में है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म आया तो नहीं लेना है, लॉन्ग टर्म आया तो नहीं लेना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। ठीक है,
या क्विक एसेट्स भी नहीं मान सकते उसको, तो शॉर्ट टर्म है इसीलिए ले रहे हैं। सर अगर कुछ भी ना रहा तो फिर ले लेना, अज्यूम कर लेना कि वो शॉर्ट टर्म है, ठीक है। स्टॉक नहीं लेते, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लेते, मतलब सिर्फ 3 एसेट्स हैं, उनको जोड़ देंगे तो क्विक एसेट आ जाएंगे। और करंट लाइबिलिटी पूरा फिगर दिया है, बोलो सिंपल है, क्विक एसेट्स सॉरी क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक एसेट। क्विक एसेट 3 है, कैश प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। बोलो तीनों का टोटल बताओ। 1,50,000 प्लस 4 लाख प्लस 3,30,000 टोटल कम्स टू 8,80,000। तो 8,80,000 डिवाइडेड बाय 10 lakhs 0.88 टाइम्स इज टू 1, 0.88 इज टू 1, ठीक है, मतलब 1 से कम है। आइडियल रेशो से भी कनेक्ट करो, क्या था आइडियल रेशो याद करो, 1:1 आइडियल रेशो है, इसका 1:1 से भी कम आ रहा है, मतलब क्विक रेशो खराब है, लिक्विडिटी खराब है, क्विकली ये लोग पे नहीं कर सकते। क्विकली अगर इनके ऊपर पेमेंट की ऑब्लिगेशन आ गई तो ये लोग डिफॉल्ट कर जाएंगे, इनके पास सफिशिएंट क्विक एसेट्स नहीं है टू पे द करंट लाइबिलिटी, ठीक है, क्लियर है। अब कुछ लोगों को टोटल वो करंट एसेट वाला फॉर्मूला यूज करना है तो वो भी कर सकते हैं। पहले इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो, फिर उसमें से आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर लो तो भी वो 8,80,000 ही आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए सर नेक्स्ट यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय पी लिमिटेड, सेम दिया देखो, कैश, डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। इसमें भी बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, इसमें भी बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, ठीक है। पूछा सेम है एसेट टेस्ट रेशो, अदर नेम है क्विक एसेट का, ये आपको पता ही होगा, सेम वे में सॉल्व करना है, ठीक है। मेरा आंसर के पहले भी आप सॉल्व कर सकते हो। बोलो कौन कौन सा क्विक एसेट है, यस कैश है, डेटर्स है, बस 2 ही है, कैश और डेटर। स्टॉक नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंस भी नहीं है, ठीक है। बोलो क्विक रेशो इज इक्वल टू कैश 12 लाख, डेटर्स 3 लाख, तो ये आपके आ गया क्विक एसेट्स, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स भी आते हैं, बिल पेबल भी आता है, दोनों आते हैं, ऐड कर लो, 2 लाख प्लस 50,000 50,000। बोलो कितना आएगा, 12 प्लस 3 15 lakhs डिवाइडेड बाय 2.5 lakhs। ओरली आ जाता है, जबरदस्ती कैलकुलेटर मत यूज करो, दिमाग में जंग लग जाएगा, ठीक है। 15 lakhs डिवाइडेड बाय 2,50,000, तो ये आएगा 6 टाइम्स, 6 टाइम्स आ रहा है, क्लियर है, सिंपल है, ठीक है। आ रहा है तो थम्स अप देते जाओ भाई, थम्स अप देते जाओ। बड़े आगे, चलिए सर आगे। अच्छा ये देखो, ये आ गया सब्स्टिट्यूशन वाला जो मैं आपसे कह रहा था, काफी बार वो क्विक एसेट्स, क्विक लाइबिलिटी, क्विक रेशो से ही रिलेटेड होता है या वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला क्वेश्चन है, ध्यान देना है, क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा, यानी इक्वेशन बना के सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी। थोड़ा लंबा क्वेश्चन होता है और ये थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। ये ओरली भी काफी बार आप आ सकता है, पर इसमें नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ 1.5 है। यहाँ अगर 1:1 होता तो डायरेक्टली आ जाता, पर थोड़ा सबको नहीं जमेगा, ठीक है, छोड़ो। चलिए समझते हैं कि क्या है क्वेश्चन। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ स्टॉक, ठीक है, निकालना क्या है, स्टॉक निकालना है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ स्टॉक इफ द करंट रेशो इज 2:1 एंड क्विक रेशो इज 1.5:1 एंड करंट लाइबिलिटीज आर 90,000, ठीक है। अब 2 रेशोज दिए, एब्सोल्यूट वैल्यू एक ही है 90,000, दैट इज करंट लाइबिलिटी। अब पहला सोचते हैं, अच्छा ये सब्स्टिट्यूशन मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है। बोलो पहला स्टेप क्या होगा, करंट लाइबिलिटी दिया है और करंट रेशो भी दिया है, ये बस क्लिक होना चाहिए। करंट लाइबिलिटी भी दी है, करंट रेशो भी दिया है, 3 ही फिगर्स होते हैं ना, करंट रेशो, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी। अब 2 दिए हैं, करंट रेशो भी दिया है, करंट लाइबिलिटी भी दी है, तो आप करंट एसेट निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहला स्टेप होगा, करंट एसेट निकल जाएंगे, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट रेशो है 2 टाइम्स, 2:1 मतलब 2 टाइम्स, 2/1 भी होता है, 2/1 हो या सिर्फ 2 हो, एक ही बात है मैथमेटिकली।
बोलो इज इक्वल टू करंट एसेट हमको निकालने हैं और डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है। क्रॉस प्रोडक्ट करंट एसेट इज इक्वल टू 1,80,000 आ रहा है। पहला स्टेप ये आना चाहिए। अब है क्विक रेशो दिया हुआ है। अब क्विक रेशो का क्या फॉर्मूला है? करंट एसेट जो कि निकल चुका है माइनस स्टॉक जो कि निकालना है डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी जो कि दिया है। तो 4 फिगर्स हैं, उसमें से 3 दिए हैं, एक बस हिडन फिगर मिल जाएगा। बोलो सेकेंड स्टेप, क्विक रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटी। बोलो क्विक रेशो क्या है? 1.5 1.5:1 यानी 1.5 वही डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू करंट एसेट 1,80,000 माइनस स्टॉक जो आपको निकालना है डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी जो कि कितना है 90,000। क्रॉस प्रोडक्ट कर लो तो 90,000 इंटू 1.5 यह आएगा 1,35,000। बोलो कैसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन? स्टॉक को उधर लेके जाओ। स्टॉक को उधर क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि माइनस साइन है, उस साइड लेके जाओ प्लस हो जाएगा। और 1,35,000 को इस साइड लेके आओ तो यहां कुछ नहीं है मतलब क्या है? प्लस। याद आ रहा है मैथमेटिक्स का बेसिक रूल, कुछ नहीं है मतलब प्लस साइन होती है। इस साइड लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगी। तो स्टॉक इज इक्वल टू 1,80,000 माइनस 1,35,000। बोलो कितना आएगा? 45,000। आ रहा है? आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये वो सब्स्टिट्यूशन वाला नहीं था जो मैं सोच रहा था। ठीक है, आएगा वो भी, देखते हैं, ढूंढ लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आ रहा है समझ में? तो पहले हमने करंट एसेट निकाले करंट रेशो को यूज करके, फिर करंट एसेट के को यूज करके हमने स्टॉक निकाला। चलिए, डाउट है तो पूछते जाओ, ठीक है? और आ रहा है तो थम्स अप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है इफ स्टॉक दिया है, देखो इफ स्टॉक करंट एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल। देखो करंट एसेट भी दिया है, वर्किंग कैपिटल भी दिया है। वर्किंग कैपिटल कैसे आता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो इसमें करंट एसेट भी दिया है, वर्किंग कैपिटल भी दिया है, तो आप हिडन फिगर जो करंट लायबिलिटी है वो निकाल सकते हो। 3 में से 2 फिगर जब दिए होते हैं तो तीसरा फिगर आप निकाल सकते हो। और पूछा है आपसे कि लिक्विड रेशो क्या है। लिक्विड रेशो के लिए क्या क्या चाहिए? करंट एसेट्स, स्टॉक और करंट लायबिलिटी। स्टॉक और करंट एसेट तो दिए हैं, बस आपको करंट लायबिलिटी निकालना है जिसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल दिया है। ठीक है, बोलो पहला स्टेप है करंट लायबिलिटी हमको निकालना है, वर्किंग कैपिटल से आएगा। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब हमको निकालना है करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी को इधर भेजो प्लस हो जाएगा और वर्किंग कैपिटल को इधर भेजो माइनस हो जाएगा। बोलो करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। बोलो करंट एसेट कितना है? 80 माइनस 30 वर्किंग कैपिटल, तो 50 lakhs आपका क्या होगा? करंट लायबिलिटी। अब आप निकाल सकते हो लिक्विड रेशो। बोलो लिक्विड रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स दैट आर 80 lakhs माइनस स्टॉक जो कि है 25 लाख 25 lakhs दिया हुआ है डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी दैट इज 50 lakhs। बोलो 80 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 50 दैट कम्स टू 1.1 टाइम्स या 1.1:1। ठीक है, 1.1 टाइम्स या 1.1:1। ठीक है, इसको इस तरह से रेशियो को लिखते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो पहला स्टेप बस आपको पकड़ में आना था कि करंट लायबिलिटी कैसे निकाले, वर्किंग कैपिटल से करंट लायबिलिटी कैसे निकाले। इतना अगर आपको आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आ रहा है? क्लियर है? आ रहा है क्या? कुछ लोग तो ऐसे होंगे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, अगर आप ऐसे में हो तो बताओ, कमेंट करो कि नहीं सर हमको अभी भी नहीं आ रहा। हो सकता है, मतलब सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को काफ़ी दिक्कतें होती है, मैं जानता हूँ। तो जो भी आपका रिस्पॉन्स है, समझ में आ रहा है तो वैसा कमेंट कीजिए, नहीं आ रहा है या कुछ कुछ आ रहा है कुछ कुछ नहीं आ रहा है, जो भी है कमेंट करें। चलिए बढ़े आगे। अब है सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ठीक है, फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला था COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, बोलो सर। और ये भी नंबर ऑफ टाइम्स में आता है। RK लिमिटेड सप्लाइज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2017। क्रेडिट सेल 1,50,000, कैश सेल 2,50,000,
रिटर्न इनवर्ड, ध्यान दो बेसिक्स, रिटर्न इनवर्ड 25,000। क्या होता है रिटर्न इनवर्ड? गुड्स वापस आ रहे हैं। कौन से गुड्स वापस आते हैं? जो बेचे थे, जो पहले बाहर जाते हैं वही वापस आएंगे ना। तो बाहर कौन से जाते हैं? जो हम बेचते हैं। तो रिटर्न इनवर्ड एक्चुअली क्या है? सेल्स रिटर्न। याद आ रहा है क्या? बेसिक्स। और रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? परचेस रिटर्न। तो ये आपको रिटर्न इनवर्ड दिया है। अब याद आया, बार बार वो नेट सेल क्यों लिखा रहता है? नेट सेल का फॉर्मूला क्या था? ग्रॉस सेल माइनस सेल्स रिटर्न। तो ये माइनस करना है टू कैलकुलेट द नेट सेल, याद से, ठीक है। चलिए, और टोटल सेल कैसे आएगा? कैश और क्रेडिट अलग अलग दिया हुआ है, ऐड कर लो, ऐड कर लो, ठीक है। तो इस सब से नेट सेल निकल जाएगा। फिर है ओपनिंग स्टॉक 20,000, क्लोजिंग स्टॉक 30,000 एंड जीपी रेशियो इज 20%। पूछा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब बेस की बात करते हैं, ठीक है। जब भी सिर्फ 20% दिया हो, जब भी जीपी रेशो सिर्फ परसेंटेज दिया हो, तो उसका बेस क्या होता है? सेल्स। जीपी रेशो हमेशा नॉर्मली सेल्स पे ही निकालते हैं। तो अगर नहीं दिया है तो आप सेल्स का बेस अज्यूम कर सकते हो और डायरेक्टली सेल्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलिए बोलो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकालेंगे? क्या क्या चाहिए? पहले चाहिए सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री तो निकल जाएगी, ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, बस डिवाइडेड बाय 2 कर लो, एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगी। हमको चाहिए सीओजीएस। सीओजीएस के 2 फॉर्मूले पड़े थे, एक परचेस से रिलेटेड था और एक जीपी मार्जिन से रिलेटेड था। तो कौन सा वाला यूज करेंगे? जीपी मार्जिन वाला। बोलो क्या फॉर्मूला है? सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स, यानी कि नेट सेल लेंगे अभी, नेट सेल माइनस जीपी। बोलो नेट सेल कैसे निकलेगा? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। बोलो कैश सेल 1,50,000, क्रेडिट सेल 2,50,000 माइनस रिटर्न इनवर्ड 25,000। ये जो भी आएगा उसका माइनस 20%। बोलो 150 प्लस 250 ये आएगा 4 लाख रुपए माइनस 25,000, तो आएगा 3,75,000। 3,75,000 डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ले लो, माइनस 20%। डायरेक्ट आंसर आएगा कितना है? 3 लाख। तो 3 लाख आपका सीओजीएस आएगा, ठीक है। अब सीओजीएस आ गया, एवरेज इन्वेंट्री भी निकल जाएगी, सब डेटा दिया हुआ है, डायरेक्ट अब आप कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। बोलो सीओजीएस है 3 लाख। अब निकालो एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2, 50 डिवाइड बाय 2 25, ओरली आ जाएगा। तो यहां आएगा 25,000। बोलो कितना आएगा? 3 लाख डिवाइडेड बाय 25,000, तो आएगा 12 टाइम्स, 12 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। क्या आप पहले एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करके एम प्लस भी कर सकते हो, ठीक है, कैलकुलेटर में भी वो सेव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 20,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 2 वो आएगा 25,000, फिर उसको एम प्लस दबा सकते हो, एम प्लस में वो सेव हो जाएगा। और फिर 3 लाख लेके 3 लाख डिवाइडेड बाय, फिर स्क्रीन पे 25,000 कैसे लाओगे? एमआरसी प्रेस करके, एमआरसी प्रेस कर दो तो स्क्रीन पे अपने आप 25,000 आ जाएगा और डायरेक्टली आप इक्वल टू दबाओ, 12 टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसा भी आप करना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है? चलो नेक्स्ट। अब ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, सबसे इजी, ये भी लेकिन आ सकता है, इस टाइप के भी इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पूरा पेपर आपका टफ नहीं रहता। बोलो अब ये परचेस वाले फॉर्मूला वाला है, ठीक है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2015 figures extracted from balance sheet of Excel Limited are as under number 1 opening stock 29,000, closing stock 31,000, purchases दिए हैं 2,42,000, ठीक है। और आपसे पूछा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है। बोलो बेसिक एकदम, सीओजीएस का दूसरा फॉर्मूला। बोलो पहले स्टेप में क्या करेंगे सर? सीओजीएस निकालेंगे। क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। अब इसमें और इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना हो तो क्या कर सकते हैं? परचेस रिटर्न दिया जा सकता है, परचेस रिटर्न अलग से दिया जा सकता है, तो परचेस रिटर्न भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, परचेस में से। बोलो तो 29,000 प्लस 2,42,000 माइनस 31,000। बोलो
29,000 प्लस 2,42,000 माइनस 31,000, तो ये है 2,40,000, 2,40,000, ठीक है। COGS आ गया, बोलो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू COGS दैट इज 2,40,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सेम कैलकुलेटर पे निकाल के M प्लस करके भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये भी इजी है। 29 प्लस 31 डिवाइडेड बाय 2, 29 प्लस 31 डिवाइड बाय 2 तो 30 आएगा, ठीक है। तो वैसा भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहले वो M प्लस में सेव कर लो, 29,000 प्लस 31,000 डिवाइडेड बाय 2 M प्लस, और फिर न्यूमरेटर ले लो 2,40,000 डिवाइडेड बाय, फिर स्क्रीन पे उसको लाने के लिए MRC दबाओ, MRC और सीधे इक्वल टू, आंसर आ जाएगा 8 टाइम्स। क्लियर है, सिंपल, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। चलिए फॉर्मूला अगर पता होगा आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इफ एवरेज इन्वेंट्री इज 125 lakhs, ठीक है, डायरेक्टली एवरेज दिया हुआ है, एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है, एवरेज इन्वेंट्री इज 125 lakhs, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स, मतलब ये उल्टा क्वेश्चन है। इन्वेंट्री टर्नओवर दिया हुआ है और आपसे पूछा क्या है, एंड प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल, ठीक है, 20% ऑन सेल, देन द अमाउंट ऑफ सेल विल बी, ठीक है, सेल पूछा है आपसे, उल्टा क्वेश्चन है, रिवर्स वर्किंग। बोलो इन्वेंट्री टर्नओवर दिया हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर में क्या क्या यूज होता है, COGS और एवरेज इन्वेंट्री, तीन ही फिगर है ना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, COGS, एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दिया हुआ है, एवरेज इन्वेंट्री भी दिया हुआ है, तीसरा हिडन फिगर निकल जाएगा COGS। अब COGS से बस आपको सेल तक पहुंचना है। COGS और सेल में क्या डिफरेंस है, प्रॉफिट, बस वो अमाउंट पे नहीं दिया है सर, परसेंटेज में दिया है, तो यहां बेस कन्वर्जन या बेस का आपको बस ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पहला स्टेप क्या है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से आप COGS तक पहुंच जाओ। बोलो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, तो 8 टाइम्स इज इक्वल टू COGS हमको निकालना है अपॉन एवरेज इन्वेंट्री है 125 lakhs, रुपीज इन लैक्स है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, COGS इज इक्वल टू ये आएगा 1000 lakhs। बोलो अब क्या होगा, बोलो सेकेंड स्टेप क्या होगी, बस आपको COGS से सेल पे जाना है, रिवर्स वर्किंग है। 20% को 1000 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, घोर अन्याय, घोर पाप हो जाएगा आपसे, क्योंकि बेस अलग अलग है। 1000 सेल्स नहीं है, 1000 सेल्स होती तो बेटा आंसर तो आ जाता ना, सेल्स ही पूछिए, पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में सेल्स यूज ही नहीं होता है, COGS यूज होता है। तो ये 1000 कॉस्ट है और जो आपका प्रॉफिट का परसेंटेज है वो सेल पे है, एक मेल है एक फीमेल है, अलग अलग है। इतना मतलब क्लियर डिस्टिंक्शन आपका होना चाहिए कि यार ये कॉस्ट है, ये प्रॉफिट सेल पे है, तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो मुझे ये जो 20% सेल पे है इसको मुझे कॉस्ट पे लाना पड़ेगा। इसके दो तरीके होते हैं, या तो ये परसेंटेज को ही कन्वर्ट कर लो या रेशो प्रपोर्शन से इसको सॉल्व करो। रेशो प्रपोर्शन से भी सॉल्व कर सकते हो कि जो बेस है उसको अगर मैं उसी बेस से डिवाइड करूं, जैसे मेरा कॉस्ट है ना, कॉस्ट का अगर मुझे बेस पता चल जाए, बेस कैसे पता चलेगा कि एग्जाम्पल सेल को अज्यूम कर लो 100, सेल 100 रुपए है, तो 20% को अब तो मैं सेल से मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना, अब तो 100 रुपए सेल्स है, तो 100 पे 20% 20 रुपए। सर 100 ही क्यों लिया, क्योंकि परसेंटेज का बेस 100 होता है। मैथमेटिक्स 100 लोगे तो आसान लगेगा ना, तो 100 पे मैं अगर 20% मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 रुपए आएगा, तो आपको बेस मिल गया कि भाई 100 रुपए सेल है, 20 रुपए उसमें प्रॉफिट है, तो बचा हुआ 80 क्या होगा, कॉस्ट। बचा हुआ 80 क्या होगा, कॉस्ट। तो अब बेस कन्वर्जन आप कर सकते हो कि बोलो अब मैं डायरेक्ट सेल्स निकाल रहा हूं, फॉर्मूला क्या है समझ लो, कॉस्ट रुपीज में, रुपीज इन लैक्स, डिवाइडेड बाय कॉस्ट का जो बेस है इनटू सेल्स का जो बेस है, क्योंकि मुझे सेल्स निकालना है। मल्टीप्लाई सेल्स से क्यों किया, क्योंकि मुझे सेल्स का अमाउंट निकालना है। अगर आपको प्रॉफिट निकालना होता तो आप प्रॉफिट के बेस से मल्टीप्लाई कर सकते हो। और ये बेस क्या है, ये बेस ये है कि सेल का बेस है 100, प्रॉफिट का बेस है 20 और कॉस्ट का बेस है 80। अब आपको इतना तो आएगा ही कि यार सेल में से प्रॉफिट माइनस करके कॉस्ट आती है, 80 कहां से निकाला,
100 माइनस प्रॉफिट, सेल माइनस प्रॉफिट कॉस्ट, इसको तो याद रखने की जरूरत नहीं है। बोलो कैसे आएगा? कॉस्ट इन रुपीस कितना है? 1000 लैक्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट का बेस क्या है प्रॉफिट स्ट्रक्चर के हिसाब से 80 इंटू सेल का बेस कितना है कॉस्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से 100। निकालो कितना आएगा? 1000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, तो ये आएगा 1250 लैक्स। क्लियर है? तो बेस वाइज भी ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे मेरे ख्याल से इजी और लॉजिकल यही है, सबसे इजी और लॉजिकल यही है। अब बेस कन्वर्जन भी होता है जो मैं खुद बताता हूं, पर उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसमें टाइम लगता है और सबको वो इजी नहीं लगता। ये मेरे ख्याल से इजी है, बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जिसका जो बेस है उसको उससे डिवाइड करो और जो चीज निकालनी है उससे मल्टीप्लाई करो। ये काफी जगह यूज होता है, ओल्ड सिलेबस में भी, न्यू सिलेबस में भी। एकदम जबरदस्त फॉर्मूला है, ठीक है। तो कॉस्ट हमको पता है, कॉस्ट का हमको बेस भी पता है, तो कॉस्ट को कॉस्ट से डिवाइड करो और फिर जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो। आए ख्याल में? चलिए बढ़े आगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर एक्स लिमिटेड स्टॉक वेलोसिटी। अच्छा, अब यहां से कुछ नए नाम आएंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट में नहीं पढ़े, तो फटाफट मैं आपको सर थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि ये जो हमने टर्नओवर रेशो पढ़े हैं, टिपिकली 3 टर्नओवर रेशो जो हमने पढ़े हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशो, डेटा टर्नओवर रेशो और क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। कुछ लोगों ने सोचा भी होगा लास्ट लेक्चर में कि सर ने यार ये 3 फॉर्मूले तो बताई नहीं, सर शायद भूल गए होंगे। ऐसा नहीं है सर, जब जिसकी जरूरत होती है तब मैं बताता हूं। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो का उल्टा होता है स्टॉक वेलोसिटी या स्टॉक होल्डिंग पीरियड कहते हैं इसको, स्टॉक होल्डिंग पीरियड, जो मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया था कि अगर मैं 6 महीने स्टॉक होल्ड करूं, 6 महीने अगर मैं स्टॉक होल्ड करूं तो साल में कितने टर्नओवर होंगे? 2। आए ख्याल में? तो उल्टा है ऑलमोस्ट। कैसे है मैं आपको बताता हूं। बोलो पहले तो मुझे बताओ कि सर स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है? बोलो। COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। बस इसका उल्टा कर लो तो स्टॉक होल्डिंग पीरियड इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय COGS। बस इतना ही है। अब सिर्फ यहां हल्का सा एडजस्टमेंट करना है कि भाई मैं ये जो निकाल रहा हूं स्टॉक होल्डिंग पीरियड, एग्जैक्टली टर्नओवर को जब आप उल्टा करते हो तो ये होल्डिंग पीरियड ही होता है। अब होल्डिंग पीरियड ईयर्स में भी हो सकता है, मंथ्स में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है, बेस अलग अलग हो सकते हैं। इसके हिसाब से बस आपको फॉर्मूला एडिट करना है। अभी ये जो फॉर्मूला है, ये इसका आंसर अगर आप निकालोगे तो ये ईयर्स में आएगा, ये ईयर्स में आएगा। आए ख्याल में कि आपका स्टॉक होल्डिंग पीरियड ईयर्स में कितना है। अब अगर मुझे मंथ्स में निकालना हो तो मुझे बस डिनोमिनेटर को बदलना है। मुझे डिनोमिनेटर को, अब देखो साल का है, ये कैसे पता चला? डिनोमिनेटर से। COGS साल का होता है भाई, तो साल के अमाउंट से डिवाइड करोगे तो साल में आएगा ना आंसर। COGS पूरा लिया ना डिनोमिनेटर में, दिख रहा है फॉर्मूले में, साल भर का अमाउंट है, तो आपका आंसर जो पीरियड में वो भी ईयर्स में आएगा। अगर आपको मंथ्स में चाहिए तो डिनोमिनेटर को मंथ्स में ले लो, मंथली COGS ले लो। मंथली COGS अगर मैं डिनोमिनेटर में ले लूं तो मेरा स्टॉक होल्डिंग पीरियड मंथ्स में आ जाएगा। अब कोई भी ईयरली फिगर को मंथली फिगर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिवाइडेड बाय 12 करके। याद आ रहा है बचपन? तो यहां अगर मैं डिवाइडेड बाय 12 कर दूं, COGS को डिवाइडेड बाय 12 कर दूं तो वो मंथली COGS में आ जाएगा। तो एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय मंथली COGS करूं तो स्टॉक होल्डिंग पीरियड मंथ्स में आएगा। और अगर मुझे सर डेज में चाहिए तो फिर डेली COGS ले लो। डेली COGS कैसे आएगा? डिवाइडेड बाय 360। काफी बार आपके क्वेश्चन में ब्रैकेट में दिया रहता है अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर, तो 360 ही नॉर्मली लिया जाता है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, ये डिवाइडेड बाय 12 करके लोगे
तो आंसर मंथ्स में आएगा। और अगर आपको डेज में चाहिए तो स्टॉक होल्डिंग पीरियड डेज में कैसे आएगा, एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय सीओजीएस डिवाइडेड बाय 360, डेली सीओजीएस आप इसको नाम दे सकते हो डिनोमिनेटर को। क्लियर है? बस ऐसे ही डेटर और क्रेडिटर का है, पैरेलल लाइंस पे डेटर क्रेडिटर का है। ठीक है, यहीं लिख के देता हूं। चलो बोलो, डेटर में क्या आएगा, डेटर कलेक्शन पीरियड उसको कहेंगे, डेटर कलेक्शन पीरियड, या इसी को कहते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, तो ये भी डेटर टर्नओवर का उल्टा है। बोलो, डेटर टर्नओवर में क्या आता है, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर। इसको उल्टा करो तो कलेक्शन पीरियड कितना आएगा, एवरेज डेटर अपॉन क्रेडिट सेल, ये आएगा ईयर्स में, डेटर कलेक्शन पीरियड ईयर्स में आएगा। अब इसको मुझे अगर मंथ्स में चाहिए तो बस क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय 12 होगा, मंथली क्रेडिट सेल। और अगर आपको डेज में चाहिए तो एवरेज डेटर अपॉन क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय 360। सेम है, पैरेलल लाइंस पे सेम कंसेप्ट है, सेम मैथमेटिक्स है। और इसी को अगर आपको पेमेंट पीरियड निकालना है, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, तो पेमेंट पहले टर्नओवर का क्या फॉर्मूला है बोलो, एवरेज क्रेडिटर्स अपॉन क्रेडिट परचेस। याद आ रहा है, एवरेज क्रेडिटर अपॉन क्रेडिट परचेस, तो अपन निकालते हैं टर्नओवर रेशो। इसी को उल्टा करो, उल्टा करो, क्या आएगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने मैंने ही उल्टा बोल दिया, रुक जाओ, सॉरी। क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज क्रेडिटर आता है। अब इसको उल्टा करो, बोलो एवरेज क्रेडिटर अपॉन क्रेडिट परचेस, ये आएगा साल का, डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो मंथ का, मंथली मतलब पेमेंट पीरियड आएगा। और अगर डेली चाहिए तो एवरेज क्रेडिटर अपॉन क्रेडिट परचेज अपॉन 360। लिख लो, ये फॉर्मूले में लिख लो। ठीक है, तीनों पैरेलल लाइंस पे, तीनों को एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फुल स्क्रीन दे देता हूं सर, आराम से लिखो, दिख रहा है अभी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा। बोलो, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। ठीक है, स्टॉक वेलोसिटी दिया है 3.75 मंथ्स में है। ठीक है, मंथली मतलब सब लेना है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है सीधे अमाउंट में 80,000 बीइंग 20% ऑफ सेल। ठीक है, मैथमेटिक्स आ गया कि ये 80,000 क्या है, अमाउंट तो दिया ही है, पर ये 80,000 का एक रिलेटिव रेशो भी दिया है कि ये जो भी सेल है उसका 20% है। तो आपको रिवर्स वर्किंग करनी है, ग्रॉस प्रॉफिट से सेल पे जाना है। पर सेल भी यहां कोई काम का नहीं है क्योंकि आपका स्टॉक वेलोसिटी का रेशो है। स्टॉक वेलोसिटी में सेल्स यूज ही नहीं होता है, सीओजीएस यूज होता है। तो फिर सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करके आपको सीओजीएस निकालना पड़ेगा। काफी लोग क्या है, घाई गड़बड़ करते हैं, डायरेक्ट रिवर्स वर्किंग करेंगे, सेल को ही सीओजीएस मान के इन्वेंट्री ये जो स्टॉक वेलोसिटी है उसी में यूज कर लेते हैं। तो घाई नहीं करना है, समझना है कि आप एक एक स्टेप में कैलकुलेट कर क्या रहे हो। ठीक है, और फिर है क्लोजिंग स्टॉक दिया है 25,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी लोग को जमता नहीं है मैथमेटिक्स और इंग्लिश ग्रामर की वजह से, तो अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ध्यान दो, क्या लिखा है कि ओपनिंग स्टॉक 25,000 ज्यादा है, कितना है वो नहीं दिया है, पर जो भी ओपनिंग स्टॉक है उससे 25,000 ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, रिलेटिव सेंस में दिया हुआ है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आपसे पूछा है। अब बताओ स्टार्ट कैसे करोगे, स्टार्ट कैसे करोगे। ठीक है, स्टार्ट पहले करेंगे स्टॉक वेलोसिटी रेशो से। स्टॉक वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बोलो, स्टॉक वेलोसिटी यानी स्टॉक होल्डिंग पीरियड इसको कहते हैं। और आपको ध्यान देना है कि ये मंथ्स में दिया है तो डिवाइडेड बाय 12 लेना है। बोलो क्या फॉर्मूला है, एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय सीओजीएस और सीओजीएस डिवाइडेड बाय 12, मंथली सीओजीएस। ठीक है, जो भी कहो। बोलो क्या आएगा यहां पे, 3.75 मंथ्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री
अब एवरेज इन्वेंट्री तो दिया ही नहीं है ना, ठीक है, तो ये फॉर्मूले से आप नहीं पहुंच पाओगे, ये फॉर्मूले से अभी आप नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा आपको, जीपी से आपको पहले सेल्स से निकालना है, सेल्स से फिर सीओजीएस निकालना है, फिर ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। अभी आपको सीओजीएस भी नहीं पता, अभी आपको एवरेज इन्वेंट्री भी नहीं पता, तो आप वो फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। दो हिडन फिगर एक ही फॉर्मूले से नहीं निकाल पाओगे, एक ही हिडन फिगर निकलता है, ठीक है। तो पहले आप सीओजीएस निकाल लो। बोलो अब मुझे बताओ बचपन क्या था, जीपी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, जीपी मार्जिन कैसे निकालते हैं, जीपी मार्जिन इज इक्वल टू जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो जीपी यहां कौन सा लेते हैं, रुपीज में, बस इसी को घुमाना है, बस यही फॉर्मूला है। बचपन ही आपके सामने आपका आंसर होता है, आपको दिखता नहीं है, इसी को घुमाओ ना, फॉर्मूले को घुमाओ। बोलो अभी मुझे क्या है पता है, मुझे जीपी मार्जिन पता है 20%, मुझे जीपी का अमाउंट भी पता है 80,000, तो मैं क्या सेल निकाल सकता हूं, यस निकाल सकता हूं। घुमाओ इसको, सेल को उधर लेके जाओ और जीपी मार्जिन को वापस डिनोमिनेटर में लेके आओ, तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेल्स इज इक्वल टू जीपी इन रुपीज डिवाइडेड बाय जीपी इन परसेंटेज। कुछ लोग बोलते हैं सर जीपी डिवाइड बाय जीपी, ये क्या अन्याय कर रहे हो, ये क्या मजाक कर रहे हो, जीपी डिवाइड बाय जीपी कैसे होगा, अरे यार एक रुपीज में है एक परसेंटेज में है ना, अलग अलग है, ठीक है। बोलो जीपी इन रुपीज 80,000, जीपी इन परसेंटेज 20%, बोलो कितना आएगा, 80,000 डिवाइडेड बाय 20%, तो आपका सेल कितना रहा होगा, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपीज। अब ये सेल है, सीओजीएस नहीं है, इसको डायरेक्टली यूज मत कर लेना, घाई मत करना, अब ये सेल है। अब यहां से आप निकालो सीओजीएस, सीओजीएस का फॉर्मूला तो हमको पता है, सेल्स माइनस जीपी, सेल्स है सर 4 लाख, 4 लाख माइनस 80,000, जीपी तो दिया ही हुआ था, तो आपका जो सीओजीएस है वो आएगा 3,20,000, ठीक है, 3,20,000। अब आप यहां से शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। बोलो अब वो यूज करो, स्टॉक वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री अपॉन सीओजीएस डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, डिवाइड बाय 12। बोलो क्या आएगा, 3.75 मंथ्स इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री अपॉन 3,20,000 डिवाइडेड बाय 12। तो 3,20,000 डिवाइड बाय 12 पहले ही निकाल लो ना, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई करो, ठीक है। बोलो 3,20,000 डिवाइडेड बाय 12, तो वो आता है 26,666.67, ठीक है। फिर उसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस प्रोडक्ट करो, इंटू 3.75, तो ये आएगा सीधे राउंड आएगा 1 लाख, ये राउंड आएगा 1 लाख, ठीक है। तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू सीधे आ जाएगा 1 लाख। ये क्या किया मैंने, पहले मैंने डिनोमिनेटर कैलकुलेट किया, 3,20,000 को 12 से डिवाइड किया, तो वो 26,666 आया 0.66, इंटू फिर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया इंटू 3.75, तो आपका आ गया आंसर 1 लाख। ये है एवरेज इन्वेंट्री, ये है एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। पर ये हमारा आंसर नहीं है, हमको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक पूछा है, ठीक है, तो यहां आंसर आया नहीं है, 1 लाख आया है। अब हमको पता है कि इसमें 2 एलिमेंट यूज होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, और उनका आपस का जो रिलेशन है वो दिया है, तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। ध्यान दो, बेस क्या है वो आप समझो, क्लोजिंग स्टॉक 25,000 ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से, यानी बेस क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक पता चल जाएगा तो आप क्लोजिंग स्टॉक में 25,000 ऐड कर देना, रिवर्स भी कर सकते हो, लेकिन माइनस प्लस करना आसान होता है, माइनस करना उल्टा करना थोड़ा मैथमेटिकली आपको डिफिकल्ट लगेगा। पर आप क्लोजिंग स्टॉक को भी एक्स ले सकते हो, ओपनिंग स्टॉक को भी एक्स ले सकते हो, कहीं से कहीं भी जा सकते हो, प्रोवाइडेड आपका मैथ्स अच्छा है। मैथ्स अच्छा नहीं है तो रिस्क मत लो, बेस समझो, बेस ओपनिंग स्टॉक लेना है, कम वाला जो फिगर है, जो कम है उसको एक्स लो, ठीक है। तो कम वाला फिगर होगा ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक को मैंने ले लिया एक्स, तो अब क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ओपनिंग स्टॉक से 25,000 ज्यादा है, यानी जितना ओपनिंग है उतना तो है ही, जितना ओपनिंग स्टॉक है उतना तो है ही, 25,000 सिर्फ ज्यादा है। तो पहले ओपनिंग स्टॉक लेना मत भूलना कि ओपनिंग स्टॉक और उससे 25,000 ज्यादा, मतलब x प्लस 25,000, ठीक है। अब फॉर्मूला यूज करो, बोलो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2,
ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री निकली हुई है 1 लाख इज इक्वल टू ओपनिंग है x, क्लोजिंग है x प्लस 25,000 डिवाइडेड बाय 2। बोलो क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, 2 को उधर भेजो तो ये हो जाएगा 2 लाख। x प्लस x 2x प्लस 25,000। बोलो 25 को इधर भेजो, 2 लाख में से 2 लाख में से 25,000 माइनस हो जाएंगे और वहां 2x बचेगा। तो क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 2 लाख माइनस 25,000 दैट कम्स टू 1,70,000 और x इज इक्वल टू 2 को नीचे भेजो डिवाइड हो जाएगा तो 1,70,000 डिवाइडेड बाय 2 वो आएगा 87,500। ये क्या आया x आया। x क्या था ओपनिंग स्टॉक, x क्या था ओपनिंग स्टॉक। अब निकालो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 87,500 प्लस 25,000। बोलो कितना आएगा 112,500 112,500। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक है 87,500 और क्लोजिंग स्टॉक है 112,500। आया, चलिए क्लियर है। थोड़ा टफ है ऑब्वियसली, थोड़ा टफ है बट मैनेजेबल है। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म किए हमने। पहले हमने जीपी अमाउंट और जीपी परसेंटेज से सेल निकाला रिवर्स वर्किंग से। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे मैं क्या बोलता हूं इसको रिवर्स वर्किंग। ठीक है, रिवर्स वर्किंग से हमने निकाल लिया, वो तो सेल आएगा। फिर सेल में से प्रॉफिट हटा के हमने सीओजीएस निकाला, फिर सीओजीएस से हम आ गए एवरेज इन्वेंट्री पे। फिर एवरेज इन्वेंट्री में ओपनिंग क्लोजिंग आता है, उसका आपस का जो रिलेशन है उसमें एक्स लेके हमने इक्वेशन फॉर्म किया और उसमें से हमको ओपनिंग स्टॉक आ गया और ओपनिंग स्टॉक से हमने क्लोजिंग स्टॉक निकाला। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। चलिए सर, अब है डेटा टर्नओवर रेशो। डेटा टर्नओवर रेशो, ठीक है। बोलो क्रेडिट सेल 3 लाख, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल 50,000, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल 70,000, अज्यूमिंग 360 डेज इन अ ईयर, कैलकुलेट द डेटा टर्नओवर रेशो। बोलो डेटा टर्नओवर रेशो क्या फॉर्मूला है। डेटा टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू, डेटा टर्नओवर में क्या लेते हैं क्रेडिट सेल। ठीक है, लिखा ही हुआ है, दिया ही है ना क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, बोलो क्रेडिट सेल है 3 लाख और एवरेज ले लो, ओपनिंग है 50,000, क्लोजिंग है 70,000 डिवाइडेड बाय 2। सेम पहले डिनोमिनेटर कैलकुलेट करके एम प्लस कर लो। बोलो 50,000 प्लस 70,000 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा 60,000। इसको एम प्लस कर दो, फिर न्यूमरेटर लिखो 3 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय, अब वो एम प्लस को स्क्रीन पे लाने के लिए क्या करोगे एमआरसी दबाओ, एमआरसी तो स्क्रीन पे 60,000 आएगा और डायरेक्ट दबा दो इक्वल टू, तो आएगा 5 टाइम्स। सिंपल है, सब दिया हुआ है, बस फॉर्मूला याद आना चाहिए आपको। फॉर्मूला याद ही नहीं तो कोई हेल्प नहीं कर सकता, भगवान भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। फॉर्मूला तो आपको याद आना चाहिए। फॉर्मूला डेटा देख के भी याद आ जाता है काफी बार। जैसे अगर आपको यहां बेस याद नहीं भी आया तो भी दिया ही क्रेडिट सेल है ना, टोटल सेल दिया ही नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए आपको डेटा ही नहीं दिया। तो काफी बार डेटा देख के भी फॉर्मूला याद आ जाता है। ठीक है, मुझे तो आता है, आई डोंट नो अबाउट यू। ठीक है, चलिए क्लियर है, सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट सेल ऑफ जंप लिमिटेड फॉर द ईयर इज 12 लाख रुपीज एंड डेटर्स एट द एंड इज 2,40,000। ठीक है, आइडियली हर जगह एवरेज ही लेना चाहिए, पर काफी बार डेटा ही नहीं दिया रहता, डायरेक्टली क्लोजिंग बैलेंसेस दिए रहते हैं। तो वहां पे आपको झगड़ना नहीं है, इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ भी नहीं कहना है, जो डेटा दिया है उसको ले लो। एवरेज नहीं दिया है, क्लोजिंग दिया है तो क्लोजिंग ले लो। प्रेफरेबली एवरेज लेना चाहिए, मतलब एवरेज निकाल सकते हैं और आप क्लोजिंग ले रहे हो तो वो गलत होगा। अगर लेकिन आप एवरेज निकाल ही नहीं सकते, डायरेक्टली आपको क्लोजिंग ही दिया है, तो आप क्लोजिंग लेके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे इस केस में डायरेक्ट डेटर्स एट द एंड दिया है, ओपनिंग दिया ही नहीं है, तो आप एवरेज कैसे निकालोगे। तो वहां इग्नोर करके क्लोजिंग ले लेना है। बोलो 360 डेज नहीं अज्यूम करना है। बोलो एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया है, पूछा है। ठीक है, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड मैंने आपको बता दिया। बोलो क्या फॉर्मूला है, और डेज में दिया है, डेज में दिया है तो आपको
360 लेना पड़ेगा, ठीक है। बोलो एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू क्या आएगा, अब यहाँ उल्टा है, मतलब एवरेज डेटर यानी क्लोजिंग डेटर लेना पड़ेगा इस केस में, क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय डेली क्रेडिट सेल, ठीक है। क्रेडिट सेल साल भर की दी है 12 लाख, तो आपको यहाँ डेली क्रेडिट सेल निकालनी है। कैसे निकालेंगे, एनुअल क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय 360, एनुअल क्रेडिट सेल डिवाइड बाय 360, ठीक है। बोलो एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है, अच्छा वही निकालना है, सॉरी। बोलो क्लोजिंग डेटर दिया है 2,40,000, डिनोमिनेटर कैलकुलेट करो, एम प्लस करो, सेम, ठीक है प्रोसीजर। तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 360, ये आपका डिनोमिनेटर आ गया, इसको आप एम प्लस कर दो। फिर न्यूमिनेटर लो स्क्रीन पे, 2,40,000 डिवाइडेड बाय एम प्लस वाले को स्क्रीन पे लाने के लिए क्या करेंगे, एमआरसी, एमआरसी दबाओ स्क्रीन पे, वो 333 आ जाएगा। अब डायरेक्टली इक्वल टू दबाओ तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, 72 डेज एग्जैक्ट आएगा। एग्जैक्ट 333333 लोगे तो एग्जैक्ट 72 आएगा। क्लियर है, आ रहा है कुछ समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम, इफ एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 15 डेज, ठीक है उल्टा है, कलेक्शन पीरियड दिया है 15 दिन, डेज में है। अकाउंट एवरेज अकाउंट रिसीवेबल इज 45,000 एंड टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल विल बी, अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर, उल्टा क्वेश्चन है, ठीक है। डेज दिए हैं, आपको साल भर का क्रेडिट सेल पूछा है, रिवर्स वर्किंग करके आएगा। बोलो फॉर्मूला, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू एवरेज अकाउंट रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय 360। बोलो कितना आएगा, 15 डेज इज इक्वल टू 45,000, क्रेडिट सेल निकालना है, डिवाइडेड बाय 360। आए ख्याल में? बोलो क्या आएगा। अब इसको आपको अगर कुछ मैथमेटिक्स में दिक्कत हो रही हो तो डिनोमिनेटर को तो आपको पता है क्या बोलते हैं, डेली क्रेडिट सेल कहते हैं ना, तो आप डेली क्रेडिट सेल नाम दे के भी सॉल्व कर सकते हो। फिर आंसर जब आएगा तो उसको डेली क्रेडिट सेल मानना है। अब डेली क्रेडिट सेल को एनुअल क्रेडिट सेल कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनटू 360 करके, ऐसा भी चलता है। जैसा आपको समझ में आए आप वैसा कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोलो क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, तो 15 CS डिवाइडेड बाय 360 इज इक्वल टू 45,000। क्रॉस प्रोडक्ट करो, बोलो 45,000 इंटू 360 और 15 इधर डिवाइड होगा तो डिवाइडेड बाय 15, तो ये आएगा 10,80,000 आ रहा है। तो ये कैसे होगा, पहले उधर क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो 15 को फिर आप एक साथ भेज दो उधर, ठीक है। मैंने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट पहले किया और फिर 15 को इधर भेजा, ठीक है। तो CS इज इक्वल टू क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 10,80,000, तो ये आपका आएगा एनुअल क्रेडिट सेल। आ रहा है समझ में? और मैथमेटिक्स में दिक्कत हो रही है तो क्या कर सकते हो, डिनोमिनेटर को नाम दे दो डेली क्रेडिट सेल, तो डेली क्रेडिट सेल आप ले लोगे तो डायरेक्ट डेली क्रेडिट सेल इंटू 15 आएगा, और डेली फिर 15 को वापस इधर डिवाइड करो, तो 45,000 डिवाइडेड बाय 15, तो वो आएगा 3,000। पर ये 3,000 क्या है, ये डेली क्रेडिट सेल होगी, ये डेली क्रेडिट सेल आएगी। फिर इसको भी 360 से मल्टीप्लाई कर लो, 3,000 इंटू 360, तो वो वही आएगा 10,80,000, 10,80,000 ही आएगा। तो मैथमेटिक्स नहीं भी आता होगा, लॉजिक्स भी अगर याद होंगे तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई आपको रोक नहीं सकता। चलिए क्लियर है? चलिए अब है क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, चलिए आंसर आ रहा है तो ठीक है, थम्स अप करते जाइए, नहीं आ रहा है तो भी बताइए क्या दिक्कत हो रही है, क्या डाउट आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, द एवरेज क्रेडिटर आर 74,000, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो इज 4.8 टाइम्स, नंबर अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज विल बी। बोलो क्रेडिट परचेज साल भर का आपसे पूछा गया है, एवरेज क्रेडिटर दिया हुआ है और टर्नओवर रेशो भी दिया है, सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट बताओ। बोलो क्रेडिटर टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू क्रेडिट परचेसेस अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स, ठीक है।
बोलो 4.8 इज इक्वल टू क्रेडिट परचेज अपॉन 74,000। बस आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू 74,000 इंटू 4.8, तो ये आएगा 3,55,200। एकदम सिंपल, एकदम बेसिक, एक ही स्टेप में आंसर आ गया। ऐसे बहुत कम आते हैं, पर एकाध एकाध तो आ जाता है। एकाध एकाध 5 क्वेश्चन अगर भैया एक चैप्टर में से आएंगे, पांचों थोड़ी टफ आएंगे। 5 में से 1 या 2 एक स्टेप वाले आते हैं, फिर कोई 2 स्टेप वाले आएंगे, और फिर एकाध 5 में से थोड़ा सा लेंदी होता है। तो ये तो एक स्टेप में ही आंसर आ गया। पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर। चलिए, अब है डेट सर्विस रेशो। इसी को आप क्या कहते हो? इंटरेस्ट सर्विस या इंटरेस्ट कवरेज रेशो। फॉर्मूला क्या था? EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। ठीक है, बोलो डेट सर्विस रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग विल बी। इंटरेस्ट चार्जेस दिए हैं 6,50,000, नेट प्रॉफिट 15 lakhs आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग, ठीक है, ये सब चार्ज करने के बाद है। देखो इंटरेस्ट यानी ये बिफोर इंटरेस्ट, सॉरी आफ्टर इंटरेस्ट होगा, यहां लिखा है ना आफ्टर चार्जिंग, मतलब इंटरेस्ट चार्ज हो गया है। सैलरी, रेंट तो नॉर्मल खर्चे हैं, वो छोड़ दो, ये कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। और फिर है टैक्सेस, यानी ये प्रॉफिट कौन सा है? ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और आफ्टर इंटरेस्ट। पर ये फॉर्मूले के लिए ये डेटा, मतलब डेट सर्विस रेशो निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स। तो बस आफ्टर को बिफोर में कन्वर्ट करना है। इन लोगों ने माइनस कर लिया है। आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या है? कि उन्होंने प्रॉफिट निकालते वक्त माइनस किया है। आप वापस ऐड बैक कर लो, रिवर्स ऐड बैक कर लो। बोलो, तो पहले आपको निकालना है EBIT। EBIT कैसे निकलेगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स, एड बैक टैक्स, एड बैक इंटरेस्ट, एड बैक। ठीक है, बोलो कितना आएगा? 15 lakhs आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्लस टैक्स एड बैक करो 2 लाख रुपए, प्लस इंटरेस्ट एड बैक करो 3 लाख रुपए। 15 + 3 + 2 यानी कि 20 लाख। तो आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 20 lakhs। अब इससे आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। बोलो डेट सर्विस कवरेज रेशो इज इक्वल टू EBIT अपॉन इंटरेस्ट। EBIT कितना है? 20 lakhs डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट है 6,50,000। निकालो 3.076 यानी 3.08 टाइम्स। 3.08 टाइम्स। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बस आपको बिफोर आफ्टर समझना है। ठीक है, तो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, आफ्टर चार्जिंग टैक्स, मतलब वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। बस आपको दोनों रिवर्स करना है, वापस एड बैक कर देना है। अर्निंग आफ्टर टैक्स से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे आ जाना है। बाकी तो बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर है। आ रहा है समझ में? थम्स अप दिखाते जाओ भाई। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है ROE। ROE नहीं, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी। चलिए, रिटर्न ऑन इक्विटी है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वॉज 3,44,460। टोटल एसेट्स आर 5,97,70,000, आउट ऑफ विच 3,57,70,000 वॉज फिनांस फ्रॉम लोन। बोलो 5.97 करोड़ से में से 3.57 करोड़ लोन था, मतलब बचा हुआ क्या होगा? इक्विटी। स्प्लिट करना है, ठीक है, तो इक्विटी आप निकाल सकते हो। और इक्विटी के लिए कौन सा रिटर्न देखते हैं? डायरेक्टली दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस यानी एक स्टेप इक्विटी के लिए आपको निकालना है और डायरेक्ट डिवाइड करके आंसर निकाल लेना है। बोलो ROE इज इक्वल टू पैट अपॉन इक्विटी इनटू 100। सिर्फ यहां पे क्या करना है? पैट डिवाइडेड बाय इक्विटी की जगह पे क्या है? टोटल एसेट्स यानी कि टोटल लाइबिलिटी। ध्यान दो, टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हो? टोटल लाइबिलिटी मान रहे हो उसको। टोटल लाइबिलिटी माइनस डेट यानी कि लोन। टोटल लाइबिलिटी में से डेट माइनस करोगे तो इक्विटी आएगी इनटू 100। बोलो पैट है 344,460, कितना है? 5 करोड़
97,70,000 माइनस 3,57,70,000 इंटू 100। बोलो सेम, डिनोमिनेटर पहले कैलकुलेट करो, m प्लस कर दो, ठीक है। सेम बोलो 5,97,70,000 माइनस 3,57,70,000 इक्वल टू ये आएगा 2,40,00,000, 2,40,00,000। इसको m प्लस कर दो, फिर न्यूमिनेटर ले लो 3,44,460 डिवाइडेड बाय स्क्रीन पे लाने के लिए MRC इंटू 100। इंटू 100 मतलब डायरेक्ट परसेंटेज का बटन दबाओ, सीधे परसेंट, तो वो आएगा 1.43525, 1.43525। तो आंसर दिख रहा है 3 डेसिमल में, 3 डेसिमल में क्या आएगा 1.435%, 1.435%, ठीक है। 3 डेसिमल पॉइंट में आंसर दिया हुआ है। क्लियर है। एक ही स्टेप परफॉर्म करनी थी, सिर्फ इक्विटी निकालना था। अब काफी बच्चे देखो अटक जाते हैं कि यार सर टोटल एसेट दिया है, अब टोटल एसेट है, लोन है, उनका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। काफी लोगों को कनेक्शन समझ में नहीं आता। तो कनेक्शन सिंपल है, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। तो आप उसको टोटल लाइबिलिटी मानो, उसमें से लोन माइनस करो, इक्विटी मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए सर, तो ये था आरओई। फिर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ध्यान दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो काफी सिंपल है। चलिए सीओजीएस 4 लाख, एडमिन एंड ऑफिस एक्सपेंस 35,000, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस माना जाता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 45,000, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बिजनेस से रिलेटेड है। नेट क्रेडिट सेल 4,75,000, कैश सेल 1,25,000, अलग अलग दिया है, आप ऐड कर लेना, टोटल सेल आपको मिल जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो विल बी, बोलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का क्या फॉर्मूला है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। अब सिर्फ आपको क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके लिए आप टेबुलर भी बना सकते हो, m प्लस एम माइनस से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। m प्लस एम माइनस से करते हैं। चलो उठाओ, कैलकुलेटर उठाओ, पहले निकालो सेल। सेल दो अलग अलग पार्ट्स में है, तो 4,75,000 m प्लस कितनी बार दबा रहे हो ध्यान देना। तो 4,70,000 m प्लस, फिर 1,25,000 m प्लस, सेल निकल गई। अब सारे खर्चे माइनस करो। अब माइनस करना है मतलब m माइनस दबाना है, ठीक है। सेल m प्लस कर दी, अब सारे एक्सपेंसेस m माइनस करेंगे, MRC दबाएंगे तो सीधे न्यूमरेटर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपन को मिल जाएगा, ठीक है। कॉस्ट को माइनस करते जाओ। सबसे पहला कॉस्ट है सीओजीएस, तो 4 लाख m माइनस, ठीक है, ध्यान दो। फिर एडमिन 35,000 m माइनस, 45,000 m माइनस, अब दबा दो MRC, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाजिर है 1,20,000। आ रहा है तो बताओ। और डिवाइडेड बाय सेल्स, अब सेल्स एडअप कर लो, 475 प्लस 125 यानी कि 6 लाख इंटू 100। बोलो कितना आएगा? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, परसेंट 20%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितनी है? 20%। आ रहा है? कैलकुलेटर का यूज समझ में आ रहा है क्या? m प्लस एम माइनस से आप सब कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, यस लास्ट क्वेश्चन है। चलिए अंतिम पड़ाव पे आ गए, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी, ठीक है। द कैपिटल ऑफ जूही लिमिटेड इज एज फॉलोज: 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच 5 लाख रुपीज, इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच 7 लाख रुपीज, ठीक है। 100 का है, 10 का नहीं है, ध्यान देना है, 100 रुपीज का है। फिर है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 10% इज 155, आफ्टर टैक्स ही है, ठीक है। और रेट ऑफ टैक्स है 50%। डेप्रिसिएशन दिया है 60,000, डेप्रिसिएशन का कोई लेना तो होता नहीं है, ऐसे ही दिया है। और पीई रेशो है 12 टाइम्स, पीई रेशो दिया है। पीई रेशो से आपको मार्केट प्राइस निकालना है। मतलब पीई रेशो का फॉर्मूला क्या है पहले वो बताओ। मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, ठीक है। पीई रेशो दिया हुआ है, आपको निकालना है मार्केट प्राइस पर शेयर, मतलब आपको पता होना चाहिए अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर दिया नहीं है, मतलब आपको पहले अर्निंग पर शेयर निकालना है और फिर बस इस फॉर्मूले से आपको मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना है। सिंपल है, आ रहा है समझ में? ठीक है, बोलो। तो ऐसे पहले एक ओवरव्यू देख लिया करो, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या निकालना है। तो मतलब मुझे पहले अर्निंग पर शेयर निकालना है। अर्निंग पर शेयर के लिए मुझे क्या चाहिए?
अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब इसमें प्रेफरेंस शेयर्स भी दिए। स्टार्ट कहां से होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसलिए मैंने कहा था डेप्रीसिएशन का कोई लेना देना नहीं। ये जो ब्रैकेट में आफ्टर 50% टैक्स दिया है, ये 50% नहीं भी दिया होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक है। तो 1 लाख बोलो निकालना क्या है? अर्निंग पर शेयर। तो मुझे चाहिए अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, उसका फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। बोलो प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे आएगा? 5 लाख पे 10% डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। 7 लाख डिवाइडेड बाय 100, 7 लाख डिवाइडेड बाय 100 तो वो आएगा 70,000। गलती नहीं करना, ठीक है, सॉरी मैं ही गलती कर रहा हूं, सॉरी, हद है, ठीक है। वो आएगा 7,000, 70,000 नहीं आएगा, क्योंकि हमारी आदत होती है ना 10 रुपीज लेने की। तो 100 रुपीज है, मतलब कि 2 जीरो उड़ेंगे। याद आ रहा है? जैसे जीरो उड़ाते थे अपन बचपन में, ऐसे 2 जीरो उड़ा दो तो 7,000 आएगा। बोलो सेम, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। 5 लाख का 10% 50,000, ओरली भी हो जाएगा। तो 1,55,000 माइनस 50,000 तो न्यूमरेटर आएगा 1,05,000। 1,05,000 डिवाइडेड बाय 7,000 तो मेरा अर्निंग पर शेयर आएगा 15 रुपीज पर शेयर। अब आंसर आ जाएगा। बोलो पीई रेशो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। पी रेशो दिया है 12 टाइम्स इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना है, अर्निंग पर शेयर निकाल चुके हैं 15। बोलो क्रॉस प्रोडक्ट 12 इंटू 15 तो ये आएगा 180। 180 क्लियर है? आ रहा है? सिंपल है, ठीक है। तो देखो बस एक आई थिंक सब्स्टिट्यूशन मेथड का आई थिंक बस हुआ नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का बस एक क्वेश्चन हुआ नहीं है, वो मैं कोशिश करता हूं अब भी आपको बता देता हूं। बस आपको क्वेश्चन और आंसर अलग से लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन और आंसर बस आप अलग से लिख लो, झेल लो थोड़ा मुझे, ठीक है, तो वो सब कर लो, ठीक है। तो पूरा ही ऑल टाइप्स हमारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब भी मैं आपको बताता हूं, 2 मिनट। चलिए एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं, ठीक है, मेरे नोट्स का है ये, ठीक है। 70 क्वेश्चन हमको पढ़ना है, ठीक है। ये कौन से टाइप का है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको हाथ से लिखना पड़ेगा। इफ करंट रेशियो इज 2.5, ठीक है, 2.5 इज टू 1, 2.5 इज टू 1 यानी 2.5 टाइम्स, ठीक है। एंड वर्किंग कैपिटल इज 120 लैक्स, वर्किंग कैपिटल इज 120 लैक्स, देन करंट लाइबिलिटीज आर। देखो क्लियर डायरेक्टली आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्लियरली डायरेक्टली आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। और करंट रेशियो का भी फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। एक में माइनस करना है, एक में डिवाइड करना है। 2 फॉर्मूलेज हैं, मतलब 2 इक्वेशंस हैं और 2 हिडन फिगर्स हैं, तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व होता है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा? कहां बताऊं, यहां बता देता हूं, ठीक है। बोलो डेटा यहां लिख लेता हूं। करंट रेशो है 2.5 इज टू 1, वर्किंग कैपिटल है 120 लैक्स, ठीक है। और हमको निकालना है सर करंट लाइबिलिटी, ऐसा डेटा दिया रहेगा। बोलो सर कैसे सॉल्व होगा? 2 इक्वेशन बना लो पहले। बोलो करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट रेशो दिया है 2.5 टाइम्स इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब कोई भी एक चीज की वैल्यू मतलब सब्स्टिट्यूट करने के लिए निकाल लो। अब हमको निकालना क्या है? करंट लाइबिलिटी। तो हमको करंट एसेट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी ताकि करंट लाइबिलिटी निकल जाए। ये भी आपको ध्यान देना है, यहां हमको करंट लाइबिलिटी निकालना है। तो यहां हम निकालेंगे करंट एसेट इज इक्वल टू, करंट एसेट इज इक्वल टू क्या आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट 2.5 करंट लाइबिलिटी। ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया पहला इक्वेशन। करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स ऑफ करंट लाइबिलिटी, यही तो करंट रेशो होता है, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। अब है सेकंड इक्वेशन, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये है सर 120 लैक्स इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू
को सेकेंड इक्वेशन के वैल्यू में सब्सटीट्यूट करो, यानी कि करंट एसेट को। तो मैं करंट एसेट को सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, तो करंट एसेट के जगह पे अब मैं क्या लिखूंगा, उसकी वैल्यू जो कि कितनी है 2.5 CL। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा 120 इज इक्वल टू करंट एसेट की जगह पे इक्वेशन 1 की वैल्यू आएगी, यानी कि 2.5 CL और माइनस बचा हुआ सेम इक्वेशन होगा माइनस CL। अब कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, जैसे कुछ नहीं है तो साइन पॉजिटिव होती है, वैसे ही कोई इंटीजर या कोई क्या बोल सकते हैं उसको, एक्स और वाई जैसे आप लेते हो तो यहां पे इसको एक्स ले सकते हो, तो उसके पहले क्या लेते हैं 1, ठीक है, कुछ नहीं है मतलब 1, तो 2.5 माइनस 1, ठीक है, ये ध्यान देना है। सिर्फ CL मतलब क्या होता है 1 CL, तो 2.5 माइनस 1 यानी कि 1.5 बोलो, तो 120 इज इक्वल टू 1.5 CL। तो CL इज इक्वल टू 1.5 को उधर भेजो, डिवाइड हो जाएगा, तो 120 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये आएगा 80 रुपीज इन लैक्स। तो करंट लाइबिलिटी है आपका 80 लाख रुपीज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि यहां इक्वेशन मैंने करंट एसेट का क्यों बनाया, ताकि मैं करंट एसेट सब्सटीट्यूट कर दूं और वहां करंट लाइबिलिटी बचना चाहिए, क्योंकि मुझे करंट लाइबिलिटी चाहिए। अगर मैं यहां करंट लाइबिलिटी लेता तो मेरा आंसर पहले यहां पे करंट एसेट का आता, फिर मैं वो और सब्सटीट्यूट करता, फिर और स्टेप्स बढ़ते जाते। तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका 80 लैक्स, ठीक है। चलिए लिख लो, क्वेश्चन भी लिख लो, ये भी लिख लो, फुल स्क्रीन दे देता हूं, अच्छे से लिखो। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, भले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से लिख लो, या आप बाद में देख रहे हो तो आप बाद में तो पॉज करके भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये था सर आपका रेशो एनालिसिस, ठीक है। थ्योरी भी बहुत अच्छे से 2 घंटे में ली, क्वेश्चंस भी मैंने हर टाइप के लिए, इजी भी लिए, टफ भी लिए, इतना मेरे हिसाब से रिवीजन के हिसाब से काफ़ी है, ठीक है। तो रेशो एनालिसिस अपना पूरा कंप्लीट होता है। ऑल द बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे और फीडबैक ज़रूर देते रहना सर, ताकि मैं आगे इम्प्रोवाइज़ कर पाऊँ। हमने थ्योरी भी पढ़ ली, प्रैक्टिकल भी पढ़ लिए, तो आपका फीडबैक क्या है मुझे बताना, स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, कहीं मैं कुछ स्किप तो नहीं कर रहा, जो भी फीडबैक है प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो, गिव द फीडबैक, ताकि आगे मुझे कुछ चेंजेस तो नहीं करने, कुछ पढ़ाने के टेक्निक में कुछ चेंजेस तो नहीं करने, वो मुझे पता चल जाए, ठीक है। और वीडियो लाइक करना भूलना मत भाई, इतना 2 घंटे आपके लिए पढ़ाया है तो भाई लाइक बनता है। पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जो भी है आप रिव्यू दीजिए और वीडियो शेयर कीजिए, ताकि सब बच्चे 4 घंटे में पूरा रेशियो एनालिसिस थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल रिवाइज कर पाएं, और वो भी विथ लॉजिक्स, विथ वर्किंग नोट्स, विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है। बताते रहिए, लाइक करना, शेयर करना, और कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।